वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीसन दरिंदे के साथ भिड़ा था और उसने उसे हरा दिया था, लेकिन वो स्पेस क्रैक के अंदर चला गया था, जहाँ पे सीसन की मुलाकात एक गॉड या फिर डेटी के साथ में होती है और वो डेटी यहाँ पे सीसन को फ्यूचर में भेज देता है। और तब सीसन को पता चलता है कि जब वो स्पेस क्रैक के अंदर खींच लिया गया था तो फिर यहाँ पे कई सारे साल बीत गए हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, भूल गया मैं, लेकिन जब वो यहाँ पे नहीं था तो फिर यहाँ पे डीमन क्लैन ने दोबारा हमला किया और ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से खत्म कर ही दिया था। सिर्फ उसके सेट के कुछ ही लोग बचे हुए थे और कुछ लोग यहाँ पे डीमन क्लैन के साथ जुड़ गए थे। डार्क फिनिक्स भी सीसन को बचाने के चक्कर में खत्म हो जाता है और इसी तरीके से यहाँ पे सीसन की मुलाकात बाकी लोगों से होती है। जिसके बाद का जानना है तो पुरानी वीडियो देख लो। वहाँ पे एल्डर ज़ैंग सीसन को बताते हैं कि अगर उन लोगों को डीमन क्लैन के खिलाफ में जीतना है तो फिर उन्हें यहाँ पे इमॉर्टल सेक्ट से मदद लेनी पड़ेगी, जो कि एंडलेस सी के आगे है, और वहाँ पे जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों का टेलीपोर्टेशन सर्कल डिस्ट्रॉय हो गया है। और साथ ही में डीमन क्लैन यहाँ पे दोबारा एक सैक्रिफाइस रिचुअल को करने वाला है। उन लोगों ने पहला सैक्रिफाइस रिचुअल तब किया था जब वो यहाँ पे पहली बार आए थे और उन्होंने कई सारे करोड़ों लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया था सिर्फ खुद की पावर बढ़ाने के लिए। और वैसा ही रिचुअल वो लोग दोबारा करने वाले हैं, लेकिन इस बार लार्ज स्केल में, इसलिए इन लोगों के पास समय भी कम है। तो सीसन तुरंत एंडलेस सी के लिए निकल जाता है ताकि वो इमॉर्टल सेक्ट जा सके। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे दरिंदे को देखते हैं, डीमन क्लैन को, जहाँ पे दरिंदा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ये अपने जनरल्स के साथ में यहाँ पे बात कर रहा था कि उनका एक साथी ऐसा कैसे एलिमिनेट हो सकता है। और इन लोगों के बीच में यहाँ पे मास्टर सू भी थी, जो डीमन ग्रुप में यहाँ पे इन लोगों के ऊपर जासूसी कर रही थी। और यहीं पे ही हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मास्टर सू को देखते हैं, जो कि सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करते हुए एल्डर ज़ैंग को ये बताने के लिए जा रही थी कि ये लोग बहुत ही जल्दी रिचुअल शुरू करने वाले हैं, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर 10 दिनों के बाद। मास्टर सू जैसे यहाँ से जा रही थी तभी कोई इनके ऊपर यहाँ पे डिमोनिक एक्सेस से हमला करता है और उनका रास्ता रोक लेता है। और तब यहाँ पे एक दूसरा डीमन जनरल आता है जो मास्टर सू से कहता है कि दरिंदे ने सिटी के ऊपर लॉकडाउन लगाया है, इतने जल्दबाजी में कहाँ पे जा रही हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करोगी तो फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगा। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और बहरूपिया वाला रंग यहाँ पे मास्टर सू से हटा देता है, तो मास्टर सू अपने असली रूप में आ जाती हैं। वहीं पे डीमन जनरल मास्टर सू को एक झटके में पहचान लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे लोगों के पास कमी पड़ गई है क्या, तो यहाँ पे टेलीविजन स्टेज के बंदे को भेजा गया है हमारे ऊपर स्पाई करने के लिए। साथ ही में डीमन ये भी बताता है कि मुझे इस रास्ते के बारे में बहुत ही जल्द पता चला है, अगर मैं यहाँ पे पहले से न बैठा होता तो फिर तुम सक्सेसफुल यहाँ से निकल जाती। जिससे मास्टर सू को समझ में आ जाता है कि इनके बीच में भी कोई जासूस है जो कि इन लोगों की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। बेसिकली कुछ इंसानों ने कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए किसी सीट को खाया था और वो सीट करप्ट था, इसलिए वो लोग यहाँ पे डीमन क्लैन के साथ जुड़ गए और इंसानों को धोखा दे दिया। वह मास्टर सू उससे पूछते हैं कि तुम अकेले आए हो क्या, सिर्फ मुझे रोकने के लिए। एक सेकंड लेवल का डीमन एम्परर, जिसपे जनरल आगे से बताता है कि जब क्रेडिट की बात आती है तो कम ही लोगों को लेना चाहिए। जिसपे मास्टर सू आगे से अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बढ़िया है, जितने कम ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा उनके लिए फायदा रहेगा। जिसके बाद वो एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उस डीमन जनरल खुद को कैद कर लेती है। डीमन जनरल आगे से बताता है कि ये आइसोलेटिंग आर्टिफैक्ट है, बेसिकली ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे बाहरी दुनिया को इनसे अलग कर देगा। इस पे वो डीमन जनरल काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन्हें लड़ने में मजा आता है। और साथ ही में उसे ये भी डर लग रहा था कि और भी ज्यादा डीमन यहाँ पे ना चले तो क्रेडिट को बांटना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और सीन शिफ्ट होकर सीसन के ऊपर आ जाता है, जो कि एंडलेस सी को दौड़ते हुए पार कर रहा था। साथ ही में इसके पेट के अंदर भूख लगती है तो ये पानी के अंदर छलांग लगाता है कोई मछली पकड़ने के लिए, और तभी इसके सामने लाइट बल्ब वाली मछली आती है जो कि यहाँ पे सीसन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अगले ही पल हम इसे आग भी तपता हुआ देखते हैं और साइड में सीसन बड़ा हुआ था तोंद निकाले हुए, और इसे बड़ा मजा आ गया था मछली खा के। सीन शिफ्ट होकर मास्टर सू की फाइट पे आ जाता है जहाँ पे आर्टिफैक्ट की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। वहीं पे डीमन जनरल को बुरी तरीके से हरा दिया गया था और उसे वहीं पे ही गाड़ दिया गया था। हालांकि डीमन जनरल आगे से यही कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ में तुम भले ही मुझे हरा दो लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती हो। जिसमें मास्टर सू को यहाँ पे उसे खत्म करने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे डीमन जनरल के ऊपर हेवनली सील को लगा दिया था। जब तक वो लोग यहाँ पे उसे ढूंढेंगे तब तक वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पहले ही दे चुकी होंगी। जिसके बाद वो आर्टिफैक्ट को छोड़ती है और तुरंत यहाँ से बाहर निकलने लगती हैं। वो मास्टर सू हम लोगों को ये बता देती हैं कि ये सभी डीमंस अब यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम का भी इस्तेमाल करने वाले हैं इस रिचुअल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, ताकि ये लोग अपने लॉर्ड नीबुरु को यहाँ पे बुला सकें। इसलिए इन लोगों को किसी भी कीमत पे ये ब्लड सेक्रीफाइस रिचुअल खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार ह्यूमन रेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे वो डीमन जनरल खुद को आजाद कर लेता है और मास्टर सू से कहता है कि ये प्लान उन लोगों का हजारों सालों से चला आ रहा है, वो ऐसे कैसे मास्टर सू को ये प्लान रोकने दे सकते हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़ती हैं तो फिर वो डीमन लॉर्ड अपनी इमॉर्टल स्टेज में आ गया था। जिसके बाद वो मास्टर सू के ऊपर अंधाधुन यहाँ पे हमलों की बरसात करने लगता है और मास्टर सू तेजी के साथ में उन्हें डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गई थी। हालांकि उन्हें यकीन था कि वो सक्सेसफुली यहाँ से अपनी जान बचा के भाग सकती हैं, लेकिन वो डीमन आगे से कहता है कि तुम बस यहाँ पे टेलीपोर्टेशन ट्रांसलेशन स्टेज पे हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकती हो। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे स्पिरिचुअल धनुष बाण बनाता है और उन्हें मास्टर सू के ऊपर गाड़ाम से छोड़ देता है। वह रोज सीधा मास्टर सू को जाके लगता है और वहीं
से सीन शिफ्ट होके एल्डर ज़ैंग, टैंग और मून के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पे मास्टर सू के सोलर लैंप को देख रहे थे। वहीं पे टैंग मास्टर ज़ैंग से पूछता है कि उन लोगों ने यहाँ पे मास्टर सू को भेजा ही क्यों, जब ये मिशन पूरी तरीके से एक डेथ ट्रैप था। इस पे मास्टर ज़ैंग आगे से बताते हैं कि यही उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चॉइस थी। रॉयल फैमिली के अंदर टोटल 3 डीमन लॉर्ड्स थे जो कि सिटी को गार्ड कर रहे थे। अगर वो लोग यहाँ पे एक रेड डस्ट इमॉर्टल को भी भेजते तो भी वो यहाँ पे मारा जाता। मास्टर सू के पास यहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से वो यहाँ पे कभी भी डीमंस द्वारा डिस्कवर नहीं की जा सकती हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वही सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस बनती है। लेकिन तभी मास्टर सू का यहाँ पे जो सोल लैम्प था वो बुझ जाता है, यानी कि मास्टर सू मारी गई है। ऑफ कोर्स मून को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे उस एरो वाली जगह को देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। वहीं पे डीमन जनरल को भी यकीन हो गया था कि उसने यहाँ पे सबसे पावरफुल एरो को शूट किया था। इस बात के चांस ही नहीं है कि मास्टर सू यहाँ पे जिंदा बचे। लेकिन तभी सिंसिप के एक दूर दराज केव के अंदर आता है जहाँ पे मास्टर सू जिंदा थी, लेकिन ये मुश्किल से ही खुद को कामयाब कर पाई थी अपनी जान बचाने में। तभी मास्टर ज़ैंग यहाँ पे भागते हुए आते हैं और वो मास्टर सू को मिलते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मास्टर सू ने यहाँ पे एल्डर ज़ैंग को पहले ही बता दिया था अगर उनका सोल लैंप यहाँ पे बुझ जाता है तो मास्टर सू डायरेक्ट यहीं पे ही टेलीपोर्ट होंगे और तब मास्टर ज़ैंग को यहाँ पे आना पड़ेगा। मास्टर सू की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सोल भी, उनकी जान अब यहाँ पे नहीं रही है। वो बस अपनी ही बॉडी का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जो कि यहाँ पे एल्डर ज़ैंग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई हुई है। फिर हमें पता चलता है कि मास्टर सू ने अपना ये फ्रेगमेंट यहाँ पे भेजा कैसे। डीमन जब सील्ड था तो वो एक जगह पे पहुंच चुकी थी जिससे उनकी बॉडी यहाँ पे अपना क्लोन बनाने में कामयाब रही और क्लोन यहाँ पे आ गया। जिसके बाद वो एल्डर ज़ैंग को बताती है कि डीमंस यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड सेक्रीफाइस इकट्ठा कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम के अंदर एक छेद बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपने गॉड को इस वर्ल्ड के अंदर वेलकम कर पाएंगे। एल्डर ज़ैंग आगे से कहते हैं कि रिवर ऑफ टाइम के सच में एग्जिस्ट भी करता है क्या, ऐसी कोई जगह है। जिसपे मास्टर सू आगे से बताते हैं कि ये जगह है ग्रेट दाव ऑफ द टाइम के एकदम आखिर में ये जगह आती है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है ग्रेट ऑफ दाव का। जैसे ही यहाँ पे दूसरे कॉन्टिनेंट के डोमेन और गॉड्स यहाँ पे अटैक कर देंगे तो फिर इनके वर्ल्ड का जो यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रहेगा वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इनका कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर भूल गए हो तो एक बार बताया गया था इस मानवा के अंदर कि यहाँ पे दूसरे कॉन्टिनेंट भी हैं जो कि आस पास ही रहते हैं लेकिन वो आपस में कुछ भी नहीं कर सकते। एल्डर ज़ैंग से कहते हैं कि डीमंस को यही लगता है कि वो यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं, इसलिए उन लोगों को इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल काफी अच्छे से करना है और उन्हें तैयारी करके किसी भी कीमत पे ये सेक्रीफाइसल रिचुअल रोकना ही पड़ेगा। जिसके बाद मास्टर सू का टाइम खत्म हो जाता है तो वो यहाँ से गायब होने लगती हैं और वो जाते हुए एल्डर ज़ैंग से कहते हैं कि मरा हुआ इंसान आजाद हो जाता है और जिम्मेदारियों का भार जिंदा पे आ जाता है। इसलिए अब सब कुछ एल्डर ज़ैंग के कंधों पे है कि वो कैसे क्या करते हैं। हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि फुल स्पीड में इमॉर्टल कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। सीसन लगातार 3 दिनों से भागते हुए ही आ रहा था। अब उसे यहाँ पे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सीसन की नजर आसमान को चीर देने वाले पिलर के ऊपर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो एंडलेस सी के आखिर में आ गया है। अब उसे यहाँ पे इस पिलर के ऊपर चढ़ाई करनी है, तभी वो इमॉर्टल रियलम पहुंच पाएगा। जिसके बाद सीसन चढ़ाई शुरू कर देता है और वो यहाँ पे एंडलेस सी की साइड वाली जगह पे देख रहा था। यही सोच रहा था कि वहाँ पे क्या था। हालांकि एल्डर्स ने उसे साफ कहा था कि अगर सोचना भी तो भी वहाँ पे ना जाना, वहाँ पे अननोन वॉइड रहता है और किसी भी चीज को वापस जाने नहीं देता वहाँ पे पहुंचने के बाद में। इसलिए सीसन इसको इग्नोर मारता है और तेजी के साथ में यहाँ पे पिलर के ऊपर चढ़ाई कर देता है और इमॉर्टल रियलम के ऊपर आ जाता है। और ये अप्स और डाउन था, यानी कि उसने यहाँ पे गिरने वाले पोस्टर में छलांग मारी थी तो वो यहाँ पे पैरों के बल गिरा था, सर के बल नहीं। जिसके बाद सीसन को अपने सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है और उस दरवाजे के ऊपर कोई बैठा हुआ था जो कि सीसन को देख के कहता है कि अच्छा तुम हो, तुम लोग दोबारा यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के अंदर आने की कोशिश करो, लेकिन हम लोगों ने इंसानों के साथ पूरी तरीके से रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मदद मांग लो, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीसन उससे कहता है कि उसे यहाँ पे हेवनली एम्परर से मिलना ही मिलना है क्योंकि ये मामला जरूरी है। जिसपे वो पर्सन कहता है ठीक है फिर। जिसके बाद वो नीचे आता है और सीसन से कहता है अगर तुम्हें अंदर जाना है और हेवनली एम्परर से मिलना है तो फिर तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। लेकिन तभी सीसन इसके मुंह के ऊपर गड़ाम से घूसा मारता है और इसे साइड में फेंक देता है, ये कहते हुए कि हटो यार, दरवाजा ही तो खोलना, अभी खोले देता हूँ। लेकिन वो पर्सन सीसन से कहता है कि मुझे हरा दिया काफी है, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोल पाओगी। लेकिन सीसन आगे से दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि जब तुम ब्रूट फोर्स लगाते हो तब भी वो चीज ना खुले, इसका मतलब यही है कि तुम कम ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जिसके बाद सीसन आगे से पूरा जोर लगाता है और वो यहाँ पे दरवाजे को खोलने लगता है। वो सीसन जब दरवाजे के ऊपर जोर दे रहा था तो फिर हेवनली एम्परर को महसूस हो जाता है कि कोई तो यहाँ पे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है इतने सालों के बाद में। जिसपे एम्परर के बगल में एक एडवाइजर था जो आगे से कहता है कि ये इंसान ही दोबारा होंगे, लेकिन उन लोगों ने तो बहुत टाइम पहले ही गिव अप कर दिया था, हजारों सालों पहले। और जैसा कि हमें बताया गया था कि इमॉर्टल फैमिली ने यहाँ पे अपनी मदद की थी। उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे सोल्जर्स को भेजा हुआ था, कई सारे कल्टिवेटर्स को भेजा था डिमोनिक इन्वेशन के दौरान में। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो पूरी तरीके से हारे गए। कई सारे यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल्स मारे गए थे। जिसपे एम्परर आगे से बताता है कि डीमन रेस के पास में यहाँ पे एक अजीब तरीके के डिवाइन स्टैचू है जो यहाँ पे अनंत काल तक स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, इनडिस्ट्रक्टेबल है वो। यहाँ तक कि कोई ऐसा कल्टिवेटर है जिसके पास यहाँ पे
ग्रेट दाओ ऑफ स्ट्रेंथ हो वो भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जिसपे वो एडवाइजर आगे से कहता है कि ग्रेट दाओ की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है, लेकिन उसे यहाँ पे फिजिकल बॉडी के साथ फोर्ज किया जाता है। एम्परर आगे से बताता है कि जो गेट है जिसको सीसन खोलने की कोशिश कर रहा है वो एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, जो कि यहाँ पे उस डिमानिया के स्टैचू की मिमिक यानी कि नौटंकी करके बनाया गया है। इसलिए अगर सीसन उस दरवाजे को नहीं खोल सकता है तो फिर उन लोगों को फाइट बैक करने का कोई फायदा नहीं है, यानी कि इंसानों को वो स्टैचू डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी वो लोग यहाँ पे डिमोनिक क्लैन को पूरी तरीके से हरा सकते हैं। एडवाइजर बताता है कि एक बार यहाँ पे एक छोटी लड़की आई हुई थी जिसने दरवाजे को हल्का सा खोल दिया था, लेकिन तभी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक झटके के अंदर खत्म हो गई, क्योंकि दरवाजा स्पिरिचुअल एनर्जी भी सोख लेता है। और यहाँ पे मून की ही बात हो रही है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम थी, इसलिए वो यहाँ पे दरवाजा खोलने में फेल हो गई और उन लोगों को वापस जाना पड़ा। एम्परर आगे से बताता है कि दरवाजा यहाँ पे प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ से ही खुलेगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। हर किसी के पास में यहाँ पे हल्की फुल्की स्पिरिचुअल एनर्जी रहती ही है, लेकिन एक पट्टे को छोड़ के, जो कि है सीसन, और वो आगे से यहाँ पे ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि दरवाजे को अभी भी खोलने की कोशिश कर रहा था। वो पर्सन सीसन से कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट ना करो, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसपे सीसन आगे से कहता है वो क्या होती है, मैं उसके साथ पैदा ही नहीं हुआ। जिसके बाद सीसन और भी ज्यादा जोर लगाता है, पिछवाड़े का पूरा दम लगा देता है उसे खोलने के लिए, और वो आखिरकार दरवाजे को यहाँ पे खोलने में सक्सेसफुल रह जाता है। हेवनली एम्परर को समझ में आ जाता है कि कोई आखिर में दरवाजे को ओपन कर दिया, वो भी फोर्सफुली। तभी हम लोग यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए आती है, और इसे पता लगा था कि किसी ने यहाँ पे जबरदस्ती इमॉर्टल गेट को खोल दिया है ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके। जिसपे हेवनली एम्परर को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो आगे से यही कहता है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अभी भी कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। जिसपे वो फीमेल आगे से यह कहती है अगर ये कोई दरवाजा खोल सकता है तो सिर्फ वही बंदा है, वो वापस आ गया है। अब तुम्हें याद हो कि सीसन जब दरिंदे के साथ में फाइट कर रहा था तो फिर उसकी मदद एक लड़की भी कर रही थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, ये वही लड़की है। और रजंग ने भी यही बताया था कि सीसन जब फाइट कर रहा था तो फिर उसने यहाँ पे दरिंदे से किसी लड़की को बचाया था जो कि यहाँ पे हेवनली एम्परर की डॉटर थी। जिसके बाद हेवनली एम्परर उससे कहते हैं कि चलो भाई दरवाजे पे चलते हैं। दरवाजे को ऐसे ओपन किया गया है और भी इमॉर्टल फैमिलीज वहाँ पे इकट्ठा हो गई होंगी। और फिर वो पर्सन सीसन को जब अपने सामने देख रहा था वो यही सोच रहा था कि यहाँ तक कि रेड डस्ट इमॉर्टल भी दरवाजे को फोर्सफुली ओपन नहीं कर सकते हैं, इस बंदे ने अकेले कर दिया। इसके बाद सीसन उससे कहता है कि तुम मुझे अब हेवनली एम्परर से मिलवा सकते हो। जिसपे पर्सन आगे से यही कहता है कि अभी भी लास्ट टेस्ट बाकी है मुन्ना, ये तो सिर्फ दूसरा था। और तब कोई अचानक से सीसन के ऊपर स्ट्राइक मारता है तो सीसन जल्दी से हट के उसे डॉज करता है। और तब यहाँ पे कोई एक दूसरा पर्सन आ गया था और हमें उस पर्सन से पता चलता है कि ये है वो बंदा, द ग्रेट दाओ ऑफ स्ट्रेंथ, लीडर ऑफ इमॉर्टल फैमिली, मास्टर स्ट्रेंथ, आसान शब्दों में गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, द बैटल एम्परर। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ सीसन से पूछता है कि तुमने ये दरवाजा खोला बेटा। सीसन आगे से कहता है जी गुरुजी। लेकिन गॉड ऑफ स्ट्रेंथ को सीसन के अंदर से कोई भी स्पेशल एनर्जी कंसेंस नहीं हो रही थी, तो वो यही पूछते हैं कि तेल लगा के खोला क्या तुमने इसे, या फिर कोई चाबी और भी है। खैर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना यहाँ पे फाइनल टेस्ट लेने के लिए आए हुए थे। और वो सीसन से कहते हैं कि तुम्हें बस मेरी एक स्ट्राइक को झेलना है, जिसके बाद तुम टेस्ट पास कर लोगे और जिससे चाहे उससे मिल लो। लेकिन तभी यहाँ पे हेवनली एम्परर आ जाते हैं और साथ में प्रिंसेस भी, जो कि यहाँ पे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ से कहती है कि चाचा जी रुक जाइए, ये वही बंदा है जिसने मेरी जान बचाई थी ह्यूमन रियलम के अंदर, आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे। वो फिर सीसन में प्रिंसेस की तरफ दिखता है तो वो आगे से कहता है कि तुम वो मुखौटे वाली बोनी तुम हो जो सीक्रेट रियलम के अंदर मूली से दरिंदे के साथ में भिड़ रही थी, खटाखट सीक्रेट वेपन निकाले जा रही थी। जिस पे एडवाइजर यहाँ पे सीसन से कहता है कि तमीज से बात करो यार, ये हेवनली एम्परर की सबसे प्यारी डॉटर है प्रिंसेस लुलू। जिस पे सीसन आगे से कहता है किसी की भी बिटिया हो, फटी तो मेरी पड़ी थी ना इसे बचाने के चक्कर में। खैर लुलू सीसन से कहती है कि बचाने के लिए शुक्रिया, मैं वहाँ पे गलती से आ गई थी। तभी सीसन की नजर हेवनली एम्परर के ऊपर पड़ती है तो सीसन जल्दी से यहाँ पे हेवनली एम्परर से रिक्वेस्ट करता है वो जिस काम के लिए आया था। लेकिन तभी गॉड ऑफ स्ट्रेंथ सीसन को रोक देता है, यही कहते हुए कि तुमने भले ही लुलू को बचाया हो, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें हेवनली एम्परर से कुछ चाहिए तो फिर तुम्हें फाइनल टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा, रूल्स तोड़े नहीं जा सकते हैं। जिसपे लुलू यहाँ पे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ से कहती है अंकल जी आप रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे है, आप अगर हक भी देना तो वो रो देगा, आपको क्या लगता है कि वो जिंदा भी बचेगा कुछ मांगने के लिए। जिसपे हेवनली एम्परर भी आगे से ये कहता है कि उन्हें भी चेक करना है कि सीसन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसपे गॉड ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्राइक मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सीसन आगे से कहता है ले आओ। जिसके बाद वो आगे से कहता है डंबल लाओ रे, और वो यहाँ पे दो वेट प्लेट्स का इस्तेमाल करता है और इनके बारे में तुम्हें पता है कि ये किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक है। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ जब यहाँ पे सीसन के ऊपर स्ट्राइक मारता है तो सीसन उनकी मदद से उन्हें ब्लॉक करता है, पानी उछल के इर्द गिर्द फैल जाता है, लेकिन सीसन को कुछ भी नहीं हुआ था, भले ही डंबल प्लेट से चिटक गई थी। हेवनली एम्परर आगे से कहते हैं ये आर्टिफैक्ट से छीन लो, ये काम के हमें चाहिए। हालांकि वो ये देख के हैरान हो गए थे कि सीसन यहाँ पे सक्सेसफुली एक रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम के अटैक को झेल पाया, वो भी फुल स्ट्रेंथ को। इसलिए वो सीसन से कहते हैं कि तुमने टेस्ट को पास किया, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का। जिसपे सीसन तुरंत अपनी बात बताता है कि वो यहाँ पे मदद लेने के लिए आया है, डीमन रेस दोबारा यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस करने वाली और इस बार पूरा ह्यूमन रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे मदद मांगने के लिए आया है। क्योंकि हेवनली एम्परर अगर मदद करने के लिए कह देंगे कि तो फिर कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन तभी एडवाइजर सीसन को यहाँ पे सच्चाई का पर्दा दिखाता है, ये बताते हुए तुम्हें
तुम्हें क्या लगता है कि पूरे इमॉर्टल रियलम को सिर्फ एक सिंगल पर्सन यहाँ पे कंट्रोल करता है? यहाँ का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स है। भले ये हेवनली एम्परर हो, लेकिन इसके बावजूद ये इमॉर्टल रियलम का छोटा सा हिस्सा ही कंट्रोल करते हैं। जिसपे सीसन को रियलिटी का थप्पड़ पड़ता है तो वो हैरान होता है, क्योंकि वो यही उम्मीद लेके यहाँ पे आया था। एडवाइजर सीसन को ये भी बता देता है कि जो इमॉर्टल फैमिलीज होती हैं इमॉर्टल रियलम के अंदर, वो यहाँ पे बैलेंस बना के चलती हैं। अगर कोई भी फैमिली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को यहाँ पे खो देगी किसी वजह से, तो फिर इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि कोई दूसरी फैमिली उनके ऊपर अटैक करेगी और उनकी फैमिली को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगी। लुल्लू भी आगे से यही बताती है कि उसने भी यहाँ पे पिछली बार वाले डीमन इन्वेंशन के दौरान में फादर से मदद मांगी थी और उन्होंने यहाँ पे कई सारे रेड डस्ट इमॉर्टल्स को भेजा था, लेकिन वो भी अपनी जान गंवा दिए थे उस फाइट के दौरान में। अगर वो दोबारा मदद के लिए मांगे और वो कर भी दे तो भी यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खराब रहेगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी हेवनली एम्परर बीच में बोलते हैं, लेकिन सिचुएशन इस बार डिफरेंट है। उन्होंने यहाँ पे सेंस किया है कि सीसन के अंदर जरा सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं और शायद से उसके पास कोई स्पिरिचुअल लूट भी नहीं होगी, और उसने यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल के स्ट्राइक को इजीली यहाँ पे हैंडल कर लिया। और सीसन की स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी इतने समय लेट स्टेज टेलीविजन स्टेज के आसपास होगी, और शायद से उसने यहाँ पे कोई दूसरा कल्टीवेशन का रास्ता बना लिया है जो स्पिरिचुअल एनर्जी पे नहीं बल्कि प्योरली फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। जिसके बाद वो सीसन को बताते हैं कि डीमंस के पास में एक स्टोन स्टैचू है जो कि उन्हें यहाँ पे लगातार इनफिनिटली स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, जिस वजह से ही वो लोग यहाँ पे उनके खिलाफ में जीतने में हमेशा नाकामयाब रहते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे दोबारा कभी किसी को मदद के लिए भेजा नहीं, क्योंकि ये वाला मिशन एक तरीके से यहाँ पे खुद को खत्म करने के बराबर ही था। लेकिन सीसन के साथ में अब चीजें यहाँ पे पलट सकती हैं। जिसके बाद गॉड ऑफ स्ट्रेंथ सीसन से कहता है कि हर एक फैमिली यहाँ पे अपनी तरफ से एक अलायंस भेजेगी जो रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे होगा, और वो सभी मिलकर तुम्हारे लिए यहाँ पे आधे दिन का समय निकालेंगे और उतने टाइम में तुम्हें यहाँ पे वो स्टैचू ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सीसन आगे से कहता है ठीक है, लेकिन तभी वो चीखते हुए पूछता है कि मुझे ये तो बताओ कि मुझे यहाँ पे आने में कितना ज्यादा टाइम लग गया है। जिसपे एडवाइजर सीसन को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एंडलेस सी से ही देखते हुआ आ रहा था और तुम्हें यहाँ पे नोटिस कर रहा था, और तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचने में 10 दिन लग गए हैं। जिसपे सीसन को झटका लगता है, क्योंकि अब तक यहाँ पे सैक्रिफाइसल रिचुअल शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि रिचुअल शुरू होते ही वो यहाँ पे पूरे ह्यूमन एरिया को चारों तरफ से घेर लेता है और एक एक सैक्रिफाइस होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें थी जिनके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती थी, चाहे वो माउंटेन हो चाहे रिवर हो, वहां से भी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचे जा रही थी। जिसके बाद हम लोग टाइम ऑफ रिवर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वही डेटी था जिसने यहाँ पे सीसन को टाइम में आगे भेजा था। वो लोग जैसे यहाँ पे रिचुअल शुरू करते हैं तो इसके ऊपर असर होने लगता है। बेसिकली ये भी अपने सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट के अंदर है, इसलिए इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे काफी ज्यादा कम था और डेटी चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर से रिचुअल ने इसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल क्रैक था वो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। डेटी आगे से यही कहता है कि इन लोगों ने सबसे पहले स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे सभी चीजों से खींच ली, अब वो इंसानों को भी सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिए हैं। और वो सीसन से ये कहता है कि साले जल्दी कर, इससे पहले कि हम सभी लोगों का खेल यहीं पे ही खत्म हो जाए। जिसके बाद हम लोग ह्यूमन वॉरियर्स को देखते हैं जो कि सेक्रीफाइस के खिलाफ में फाइनल बैटल लड़ने वाले थे डीमंस के खिलाफ में। यहाँ पे जो ह्यूमन लीडर था वो आगे से यही कहता है कि भले ही वो लोग ये बैटल यहाँ पे हार जाए, लेकिन कम से कम यहाँ पे एक आखिरी बार फाइट तो करेंगे ही। जिसके बाद वो उन सभी लोगों से कहता है कि भले हम लोग यहाँ पे गोल्डन गोल स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद हमें फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये लोग उड़ते हुए बैटल फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही और भी कई सारे लोग थे, एल्डर थे और कई सारे लोग थे, रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम के भी कई सारे लोग थे, और साथ में बारबेरियन एम्परर की तरफ से भी रेड डस्ट इमॉर्टल के कई सारे लोग आए हुए थे और उनके सामने यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स खड़े हुए थे ताकि स्पिरिचुअल रिचुअल को कुछ भी ना हो। ये आगे से ये कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन चाह के भी साले नहीं हुई, उसे लीक कर ही दिया गया, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, ये सभी मुर्गी बराबर है, इन्हें तो हम छोटे मोटे मच्छरों की तरीके उड़ा देंगे। सिर्फ इनमें दो ही यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे है जिनके साथ भिड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसपे बारबेरियन एम्परर आगे से ये कहता है कि ये फॉर्मेशन का कोर है, अगर वो लोग यहाँ पे उन्हें रोक देते हैं तो वो लोग इस सेक्रीफाइस को भी रोक देंगे। जिसपे डीमन लॉर्ड आगे से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो? अब असली ब्लड सेक्रीफाइस शुरू होगा, ये सेकंड वेव है। जिसके बाद वो यहाँ पे सेकंड वेव शुरू करता है और हम लोग उस स्टैचू को भी देखते हैं जिसको यहाँ पे सीसन को डिस्ट्रॉय करना है, और वो यहाँ पे लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहा था इनफिनिटली। इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा हाई थी और ब्लड सेक्रीफाइस और भी ज्यादा तेजी के साथ शुरू हो गया था। वो पूरे कॉन्टिनेंट को ही चारों तरफ से घेर लेता है सेक्रीफाइस के लिए। इसके बाद हम लोग टैंक को देखते हैं और उसके सामने ये सेक्रीफाइस हो रहा था। अब यहाँ पे टैंक अपना काम करेगा, उसके पार्ट का यहाँ पे हिस्सा आ गया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे टैंक स्पिरिचुअल एनर्जी और फॉर्मेशन को काफी अच्छे से समझता है, इसीलिए टैंक यहाँ पे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स थे इस पूरे डिवाइन कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो उनसे यहाँ पे मदद मांगता है ताकि वो इस डिवाइन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और वो सभी लिविंग थिंग्स यहाँ पे एक एक करके सीसन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे, जिसके बाद सीसन यहाँ पे ग्रेट द फॉर्मेशन डिवाइन गार्डियन ट्री को एक्टिवेट करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि डिवाइन ट्री जमीन के अंदर से बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन को बना देता है जो यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन के ऊपर बनी हुई थी, जिससे सेक्रीफाइस कुछ समय के लिए रुक जाता है। अब इस फॉर्मेशन को जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो यहाँ पे लिविंग थिंग्स दे रही थी लैंड के ऊपर से, और डीमन सेक्रीफाइस वाली फॉर्मेशन को वो स्टैचू दे रही थी। यहाँ तक कि दरिंदा भी हैरान हो जाता है इसी फॉर्मेशन को देख के, और वो भी यही कहता है कि फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक
रुक गई है। जिसके बाद हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो आगे से कहता है कि तुम लोग यार सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम लोगों ने सेक्रीफाइस रोक दिया है, डिले कर दिया है, किस चीज के लिए समय निकाल रहे हो, आगे भिड़ो ना। जिसपे बारियन एम्पर आगे से उसे घूरता रहता है बस और कुछ भी नहीं कहता। और ये चीज 10 on 10 रेज बेट थी। रेज बेट को एक तरीके से हिंदी में ये कहते हैं कि तुम ये काम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि सामने वाले को गुस्सा आएगा लेकिन तुम जानबूझ के वो काम करते हो। डीमन लॉर्ड आगे से चीखते हुए कहता है खड़े क्या हो बे, करो ना, इतना ज्यादा टाइम बचा रहे हो, कुछ तो करो कि बस खड़े रहना है। इस सेक्रीफाइस को रोक के इतना कीमती वक्त निकाला है, बस चेहरा निहारने के लिए कुछ तो करो भी। जिसपे एम्परर आगे से कहता है कि क्या कर सकते हैं यार। और तभी ऊपर से फॉर्मेशन बनती है और यहाँ पे इमॉर्टल रियलम से सीसन और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। और सीसन उन लोगों से कहता है कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे थे और तुम अपनी मौत का। इस पे वो डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे इमॉर्टल रियलम ने सच में मदद करने के लिए किसी को भेजा। जिसके बाद हम लोग फर्स्ट पर्सन को देखते हैं जो सीसन से मिला था, जिसका नाम यहाँ पे यिंग जाओ था। साथ ही में लुलू भी मदद करने के लिए आए हुए थे, ये भी पावरफुल है, समय के साथ तो हो ही गई होगी। और साथ ही में एडवाइजर भी आया हुआ था जिसका नाम नैनजू था। और साथ ही में एक और बंदा आया हुआ था जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया लेकिन उसका नाम डोंगजू था। वहीं पे डीमन लॉर्ड अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अभी के लिए ये लोग खतरा बन सकते हैं लेकिन जैसे ही ब्लड सेक्रीफाइस शुरू हो जाएगा तो फिर ये लोग बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा। डीमन लॉर्ड आगे से उन लोगों से कहता है कि हम लोग ऊपर फाइट करें, यहाँ पे कुछ खराब हो सकता है। फनी इसमें ये था कि वो बड़े प्यार से कहता है इस चीज के लिए और सामने वाले लोग मान भी जाते हैं, कहते हैं कि हाँ चलो ऊपर चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें इन दोनों का ही फायदा है क्योंकि नीचे इंसान मर सकते हैं तो ब्लड सेक्रीफाइस का फायदा ही क्या है और इंसानों के लिए लड़ने का फायदा ही क्या है जब इंसान ही नहीं बचेगा। और इसको ही बड़े प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। खैर आकाश में आने के बाद में ये लोग यहाँ पे अपने अपने जनरल्स को भेज देते हैं इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। हम लोग सीसन को देखते हैं जो इमॉर्टल मसल टेक्निक पाम क्लैप का इस्तेमाल करता है और ताली मार के कई सारे डीमन सोल्जर्स को हवा में ही गायब कर देता है। वहीं पे एल्डर ज़ैंग आगे से कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हमारे क्या दुश्मनी थी पास्ट में एक दूसरे से और हम कितनी नफरत करते थे, लेकिन जब भी बात एलियंस को कूटने की आई इंसानों को एक हो जाना चाहिए। और वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम सभी इंसानी हैं, जब इंसानियत की बात आए तो फिर हमें एक साथ लड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग अपना युद्ध आरंभ कर देते हैं। जिसके बाद क्या होला था, युद्ध शुरू हो जाता है इंसानों और डीमंस के बीच में और उनकी फाइट कमाल की थी। एक बंदा आगे से यहाँ पे टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है डॉक्टर ऑक्टोपस की तरीके और वो कई सारे इंसानों को यहाँ पे डैमेज करता है। और मैं भाई इस बंदे का नाम भूल गया, शायद से इसका नाम जीएन था, कुछ तो था, लेकिन ये आगे से अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए डुअल स्लैश फॉर्म का इस्तेमाल करता है और उसके टेंटिकल को काट देता है। जिसके बाद मून उसके कंधे का इस्तेमाल करते हुए टेंटिकल के ऊपर जंप मारती है और एक एक करके डीमंस के ऊपर पंच मारना शुरू कर देती है लेग एक्सरसाइज एंड बॉडी एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद ऐसे छोटी मोटी धूम धड़ाका चलता ही रहता है। लेकिन तभी हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो डिमोनिक दो हेवनली पनिशमेंट का इस्तेमाल करता है और वो एक बहुत बड़ा म्यूटेराइट आसमान से लाके इन लोगों के ऊपर गिराने वाला था। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ आगे से कहता है अगर ये नीचे गिरा तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा भारी होगी, इसे ना ही अपने लोगों की चिंता हो ना ही हमारी, उसे सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं, तबाही से प्यार है इसे। इसे लेकर आगे से शॉर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट्स को बनाते हैं और यहाँ पे उस मीटेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रॉय तो वो हो गया था लेकिन उसके पत्थर बहुत ही ज्यादा मात्रा में नीचे गिर रहे थे, जिससे डीमंस को तो ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ह्यूमंस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसलिए सीसन को मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और वो आगे से पंचेस को मारते हुए यहाँ पे सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एल्डर ज़ैंग सीसन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये उसका बैटलफील्ड नहीं है, उसके पास और भी ज्यादा जरूरी मिशन है जो उसे करना है। वो सीसन को बताते हैं कि भले ही ब्लड सेक्रीफाइस अभी के लिए रुक गया है लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान के अंदर बची हुई है वो स्टैचू उसे यहाँ पे एब्जॉर्ब करे जा रहा है, जिससे यहाँ पे सेक्रीफाइस और भी ज्यादा तेजी से होगा। इसलिए सीसन को वहाँ पे जाके उसे रोकना ही पड़ेगा। तो फिर सीसन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और एल्डर ज़ैंग उसे बता देते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सप्रेशन फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी तो फिर यहाँ पे कोई तरीका नहीं रहेगा फाइट बैक करने का, फाइट बैक यूजलेस हो जाएगा। इसलिए सीसन को यहाँ पे वो फॉर्मेशन रोकनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी सीसन के सामने एक दूसरा डीमन जनरल आ जाता है जिसने मास्टर सू को हराया था। लेकिन तभी मून यहाँ पे आते और उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से लात मारती है धट, और वो सीसन से कहती है कि तुम आगे जाओ, साले को मैं रोकती हूँ, प्रोटीन नहीं खाया मैंने कई दिनों से। इसके बाद सीसन दोबारा तेजी के साथ आगे बढ़ ही रहा था तभी इसके सामने यहाँ पे एक करप्ट ह्यूमन कल्टिवेटर आ जाता है और मैं इसका नाम भूल गया। इसने यहाँ पे सीसन के साथ फाइट की थी लास्ट एपिसोड में, नाम क्या था इसका, हालांकि खून के आंसू रो दिए थे इसने। खैर जो भी हो फाइट तो ये करेगा नहीं। खैर ये सीसन से कहता है काफी दिनों बाद मिल रहे हैं तो सीसन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम वोजू है ना, भाग जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, तुम्हारा टाइम खराब हो चुका है, तुम करप्ट हो चुके हो, सिस्टम तुम्हारा हैंग मार रहा है। जिसपे वोजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से कहता है जब तक वो जिंदा है तब तक वो जिंदा है, बाकी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी क्लैन में रहे। सीसन इसे पूरा इग्नोर मारता है ये कहते हुए कि मुझे नहीं लड़ना, मेरे पास टाइम नहीं है, और वो तुरंत भागने लगता है। लेकिन वो जो उसे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग भी सकते हो। जिसके बाद वो यहाँ पे सीसन के ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है लेकिन तभी सीसन इल्यूजन के अंदर बदल जाता है और इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे दोबारा किया गया है वोजो के ऊपर। इनके साथ एक लड़की भी थी तो मुझे याद आ रहा है, अच्छा ऑथर उसके बारे में भूल ही गया। खैर वोजो को दोबारा समझ में आ जाता है कि उसके साथ यहाँ पे कौन खेल रहा है और वो पीछे मुड़ के यहाँ पे जियान
से कहता है कि तू बाहर आ जा कि मैं तुझे कान खींच के बाहर निकालूं, जिसपे जियान बाहर निकलता है। ये कहते हुए कि बड़ी जल्दी ढूंढ लिया यार तुमने मुझे, उम्मीद तो थी जल्दी ही पकड़ लोगे। जिसके बाद वो जो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम हमेशा से सेक्टर के अंदर शांत और हम्बल रहे थे, मुझे देखना है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हुए हो। जिसके बाद ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग सीसन को देखते हैं जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, और जब वो उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे स्पेशल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो हवा में ही गायब हो जा रही थी। सीसन को बिल्कुल भी देर नहीं लगती ये समझने में कि यहाँ पे किसी तरीके की सील का इस्तेमाल किया गया है स्पेशल एनर्जी को छुपाने के लिए जहाँ पे वो इकट्ठा हो रही है। सीसन आगे से कहता है कि मैंने टॉप ग्रेड के सोर्स स्टोन को ढूंढ लिया था आंखों पे थूक लगा के, तुम्हें क्या लगता है ये स्पेशल एनर्जी नहीं ढूंढ पाओगा। जिसके बाद वो दोबारा उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे यहाँ पे वो जगह मिल जाती है जहाँ पे स्पेशल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। सीसन उसे अच्छे से निहारता है और हमें बताता है कि ये एक सीक्रेट रियलम है जो कि यहाँ पे कोर फॉर्मेशन है, सॉरी कोर फॉर्मेशन का कोर है जिसको यहाँ पे अंदर से तोड़ा नहीं जा सकता है। इसे अंदर जाने के लिए भी सीसन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, स्पेशल एनर्जी इसके ऊपर काम ही नहीं करती, इसलिए सीसन पावरफुल पंच उसके ऊपर धड़ाम से मारता है तो वो दरवाजा ही टूट जाता है। यहाँ तक कि दरिंदा दोबारा हैरान कि कौन है भाई, काहे इतना सरप्राइज अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे धमाका हुआ था। वो यही सोच रहा था कि ऐसे कौन से ह्यूमन है भाई जो कि यहाँ पे सीक्रेट पैसेज को भी तोड़ सकते हैं, और तभी इसकी नजर सीसन के ऊपर पड़ती है तो उसके तोते उड़ जाती है। कहता है तू साले तू जिंदा अभी तक, मरा कैसे नहीं तू अभी तक, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। खैर वो सीसन से कहता है चलो ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि मेरा भाई वहां पे मारा क्यों गया था, साला ये सब तुम्हारा कांड था ना साउथर्न रीजन के अंदर। इसके बाद वो सीसन के ऊपर स्ट्राइक मारते हुए कहता है कि पुराने और नए गिले शिकवे को माफ करते हैं और नए लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन सीसन उसे इग्नोर मारते हुए स्टैचू की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। ये कहते हुए कि जब तक मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं तब तक इंसान यहाँ पे जी जाएंगे। जिस पे दरिंदा आगे से कहता है ये साला कभी नहीं सुधरेगा। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने डायगर का इस्तेमाल करता है और हेवनली डीमन इनहाइलेशन स्लैश का इस्तेमाल करता है। सीसन उसे देख के कहता है तैयार है। जिसके बाद वो तुरंत अपने वेट प्लेट्स का इस्तेमाल करता है, उसे ब्लॉक करता है, लेकिन खिसकते हुए दूर चला जाता है और उसका वेट प्लेट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस पे सीसन के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि ये जो वेट प्लेट्स थे अपग्रेडेड थे और ये दरिंदे के स्ट्राइक को नहीं झेल पाए तो फिर ये आगे क्या कर पाएंगे। जिस पे दरिंदा सीसन से कहता है कि ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो, हैरान तो मुझे होना चाहिए। मैंने इस वेपन को रिफाइन करने में सदियां लगा दी और इसे यहाँ पे एक ट्रू इमॉर्टल वेपन के अंदर बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद ये तुम्हें एक स्ट्राइक नहीं मार पाया। इतने सालों में तुमने भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और तुम एक इमॉर्टल वेपन के स्ट्राइक को झेल गए, लेकिन यही तुम्हारी लिमिट है, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम और तुम्हारे पास एक इमॉर्टल वेपन होना चाहिए। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे हेवनली डीमन इनहाइलेशन स्लैश का इस्तेमाल करता है और सीसन के ऊपर धड़ाधड़ स्लैशेस मारने लगता है। जिसपे सीसन आगे से इमॉर्टल टेक्निक बाइसेप्स स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल करता है और पंचेस को मारते हुए इनहाइलेशन स्लैशेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंचेस किसी भी काम नहीं आते। स्लैश यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और सीसन की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ता रहता है। जिसपे दरिंदा सीसन से कहता है कि हैरान क्या होते हो बे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक इमॉर्टल वेपन के स्ट्राइक को हाथों से रोक दोगे, ये फैंटेसी है तुम्हारी और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो स्लैश सीधा जाके सीसन के ऊपर टकराते हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। दरिंदे को यही लग रहा था कि सीसन का खेल खत्म, अब तक तो वो राख में बदल गया होगा क्योंकि यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल भी इस स्ट्राइक को झेल नहीं सकता है। लेकिन तभी सामने से धुआं हटता और सीसन सही सलामत था और साथ ही में एक लोहे का डंडा भी ले आया था अपने पास से, जिसको देख के दरिंदे का दोबारा मुंह खुल जाता है। वो आगे से कहता है कि ये बंदा मरता क्यों नहीं है। वहीं दरिंदे को यही लग रहा था कि सीसन के हाथों में जो लोहे का डंडा है वो एक इमॉर्टल वेपन होगा। सीसन आगे से बताता है भाई लोहे का डंडा है, गली से चुरा के लेके आया था, इसके अंदर ना ही कोई सोल है, ना ही कोई स्पिरिट एनर्जी है और ना ही ये साला स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये खोखला है बिल्कुल मेरी तरीके। परंतु ये कोई नॉर्मल डंडा नहीं था, इसे यहाँ पे हार्डेस्ट 9 टन स्टील से बनाया गया था इस दुनिया के अंदर जो होता है। इसकी मजबूती के अलावा इसके अंदर कोई भी फीचर नहीं है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल डंडा ही है। हाँ बस इसके अंदर एक एबिलिटी ये है कि ये अपने ओनर के हिसाब से अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, जैसे कि वो कॉन्ग का डंडा होता है कि जितना लंबा चाहे उतना लंबा वो कर सकता है। वहीं सीसन को पहले से ये पता था कि दरिंदे के पास में इस तरीके का वेपन है, स्पेशल वेपन, इसलिए वो अपने पास एक डंडा लेके आया था। दरिंदा आगे से चीखते हुए कहता है कि वो डंडा है, बस खाली डंडा और कुछ भी नहीं उसके अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे यहाँ पे इमॉर्टल वेपन के खिलाफ में जीत भी पाएगा। जिसपे सीसन आगे से कहता है कि स्पेशल एनर्जी हेवन एंड अर्थ से लेना एक तरीके का शॉर्टकट कल्टीवेशन तरीका है। पुराने दिनों में यहाँ पे कई सारे कल्टीवेशन मेथड हुआ करते थे और कुछ पावरफुल बीइंग्स यहाँ पे बॉडी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करते थे, दाव को साबित करने के लिए कि ताकत क्या होती है। जिसके बाद सीसन अपने डंडे का इस्तेमाल करता है हेवनली वेपन को ब्लॉक करने के लिए और उसे इजीली ब्लॉक कर लेता है। यही कहते हुए कि जब वो पैदा हुआ था उसके पास स्पिरिचुअल लूट्स नहीं थी तो लोगों को लग रहा था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यूजलेस कहलाता था वो। तो आज के दिन ये साला यूजलेस बंदा इस 2 कौड़ी के डंडे का इस्तेमाल करेगा तुम्हारे डंडे को फोड़ने के लिए। इसके बाद हम लोग टैंक की फॉर्मेशन को देखते हैं, अब जो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके कमजोर पड़ रही थी और साथ ही में टैंक के ऊपर भी स्पिरिचुअल पावर लेने की वजह से ब्लैक लैश पड़ रहे थे। उसकी बॉडी अब यहाँ पे लकड़ी के अंदर बदलने लगी थी, इसलिए टैंक उन लोगों से यही कहता है कि जल्दी करो रे, तुम्हारे चक्कर में मैं लकड़ी बन रहा हूँ, कोई जला भी देगा। यही कहते हुए कि यूजलेस है, आगे तापो। जिसके बाद फाइट पे दोबारा सीन आ जाता है जहाँ पे दरिंदा अपने वेपन का इस्तेमाल करता है
जाता है और हाथ के ऊपर से कट मार के एक नेट सा बना लेता है और सीसन को पकड़ने की कोशिश करता है। ये वाला मूव याद रखना, आगे काम आएगा। सीसन अपने डंडे का दोबारा इस्तेमाल करता है और वो साइज को बढ़ा करके नेट को इजीली यहाँ पे पकड़ लेता है। लेकिन उस टाइम पे दरिंदा स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीसन के पीछे आता है और स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन सीसन डंडे को यहाँ पे रुई की तरीके घुमाता है और दरिंदे के ऊपर गड़ाम से दे मारता है, जिससे दरिंदा दूर जाके गिरता है दीवालों को तोड़ते हुए। दरिंदा अपने मन के अंदर यही सोच रहा था, ये साला इतना बड़ा डंडा है लेकिन इसके बावजूद ये उसे ऐसे घुमा रहा है जैसे कि माचिस की तीली हो। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी, तो दरिंदा आगे से कहता है कि फॉर्मेशन शुरू हो गई है, अब इसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। और उसी टाइम पे टैंक की फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है, तो ब्लड सेक्रीफाइस शुरू हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के अंदर से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली जा रही थी। वहीं पे हम लोग टैंक को देखते हैं जो सक्सेसफुली लकड़ी के अंदर बदल गया था और खत्म हो गया था। साथ ही में मून भी यहाँ पे हारी जाती है और वो गड़ाम से नीचे गिरती है और वो जनरल मून से कहता है कि तुम बस यहाँ पे महायाना स्टेज पे और तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी। वहीं पे मून के अंदर से भी उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो कमजोर हो रही है। जिसके बाद डिमन जनरल यहाँ पे मून को खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मून के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आगे बढ़ता है, जो कि यहाँ पे एक खतरनाक बीम सीधा डिमन जनरल के ऊपर दे मारता है, जो सीधा जाके डिमन जनरल से टकराती है और उसकी बॉडी आधी हवा में गायब हो जाती है। और ये सिर्फ एक लाइफ सेविंग फॉर्मेशन थी ऐसा डिमन जनरल को लग रहा था, लेकिन ये एक ड्रैगन था, ट्रू ड्रैगन, जो कि इस डोमेन से बिल्कुल भी नहीं था। और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि यहाँ पे मून अपसाइड डाउन से आई हुई है। ये मून के ओरिजिन के बारे में है, पहले बता दे रहा हूँ, हैरान न होना। जिसके बाद हम लोग वुजू को देखते हैं जिसने यहाँ पे जियान को हरा दिया था और ब्लड सेक्रीफाइस शुरू हो गया था। जियान उससे कहता है कि खत्म क्यों नहीं करते, जिसपे वुजू आगे से ये कहता है कि सेक्रीफाइस शुरू हो गया है, अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे खत्म न होती तो फिर उनके बैटल का आउटकम अननोन रहता। और वैसे भी यहाँ पे जियान को खत्म करने का कोई फायदा ही नहीं है, वैसे भी वो खत्म होने वाला है, इसलिए वुजू यहाँ से निकल जाता है। वहीं पे जियान की नजरें अब सिर्फ सीसन के ऊपर ही थी, वही कुछ कर सकता था। इसके बाद ब्लड सेक्रीफाइस अपना जलवा दिखाते जा रहा था। जितने भी ह्यूमन थे उन सभी के अंदर से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली जा रही थी, नॉर्मल ह्यूमन से कल्टिवेटर तक। वहीं पे वो स्टैचू इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहा था और उस क्रैक के अंदर भेजे दे रहा था, इसलिए उस डेटी की फटी पड़ी थी। वो आगे से कहता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा चालू हो गई, ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये क्रैक बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। और वो सीसन से कहता है चाचा कुछ तो करो, बहुत ज्यादा देर हो रही है, कुछ करो। वहीं पे हम लोग सीसन को देखते हैं जो फाइट के बीच में ही था। उसी टाइम पे दरिंदा टेलीपोर्ट मारता और खटाक से सीसन के पास पहुंचता है, तो सीसन उसे दोबारा ब्लॉक कर लेता है। वो डेटी हम लोगों को बताता है कि समय एक लंबे धागे के तरीके होता है, अगर तुम इसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो इसके ऊपर रिपल्स बन जाएंगे। रिपल्स छोटी छोटी लहरों को कहते हैं जब तुम पानी के ऊपर कुछ भी गिरा दो, तो जैसे कि छोटा सा पत्थर लिया गिरा दिया तो जो हल्का ऊपर नीचे होता है उसको रिपल्स बोलते हैं इंग्लिश में। डेटी हम लोगों को बताता है कि उसने अभी तक टाइम को जितना भी एब्जॉर्ब किया है, ये जो डिमोनिक स्टैचू है ये सिर्फ 2 ही बार दिखाई दिया है। वो सीसन से कहता है कि तुम जल्दी से इसे पकड़ लो, तुम इस मौके को मिस नहीं कर सकते हो। वहीं पे दरिंदा अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि यहाँ पे जो डिमन स्टैचू है वो काफी ज्यादा करीब है और वो यहाँ पे ब्लड सेक्रीफाइस को एक्टिवेट करके रखे हुए है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, इतना टाइम नहीं रहा है। तो फिर अब उसे यहाँ पे उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको वो करना नहीं चाहता है। जिसके बाद वो सीसन को बताता है कि ये वेपन एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। उसने सोचा था कि वो इसका इस्तेमाल पूरी ताकत पे तभी करेगा जब वो यहाँ पे डिमन लॉर्ड स्टेज को अचीव कर लेगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। लेकिन वो इसकी रॉ पावर का इस्तेमाल जरूर कर सकता है पूरी ताकत के साथ में। जिसके बाद वो एक पावरफुल स्लैश सीसन की तरफ दोबारा मारता है, तो सीसन दोबारा डंडे का इस्तेमाल करता है उसे ब्लॉक करने के लिए और इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। सीसन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो इस तरीके से यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, वो लोग बस टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे यहाँ पे दरिंदे को हराने की जरूरत ही नहीं है, ये उसका रियल गोल थोड़ी ना है। लेकिन तभी दरिंदा अचानक से एकदम प्रोफेशनल वाला टेलीपोर्ट मारता है 0 मिलीसेकंड के अंदर और वो सीसन के पीछे पहुंच के उसका डंडा ब्लॉक कर लेता है, ये कहते हुए कि बिना इसके तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर ही नहीं पाओगे। सीसन भी हैरान कि ये अचानक से उसके पीछे कैसे आ गया और उसे पता भी नहीं चला। और उसी टाइम पे दरिंदा रॉ पावर का इस्तेमाल करते हुए खटाक से सीसन के ऊपर एकदम जोरदार स्लैश मारता है कि वहाँ का जो भी एरिया था वो एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीसन दूर जाके गिरता है। दरिंदा हम लोगों को बताता है कि उसने जो यहाँ पे फैलाने वाला यानी कि नेट वाला अटैक किया था उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपने खून को चारों तरफ फैला दे, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने ब्लड के जरिए इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है बिना किसी मिली सेकेंड्स के। और इस स्पीड के साथ में सीसन में उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पे इसके साथ में आसानी के साथ सीसन के डंडे के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। और इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की जो पावर रहेगी वो रॉ पावर के साथ में सीसन के ऊपर जो ब्लो मरेगा वो इतना ज्यादा पावरफुल रहेगा कि सीसन चाह के भी खुद को बचा नहीं पाएगा। दरिंदे का ये प्लान था, लेकिन उसी टाइम पे सीसन जिंदा था और वो आगे से यहाँ पे डंडे का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह के ऊपर खटाक से दे मारता है और बाहर निकल के हमें बताता है कि उसका गोल यहाँ पे दरिंदे को हराना नहीं बल्कि कुछ समय की बस मोहलत निकालना है, जिससे वो यहाँ पे स्टैचू को लेके छू मंतर गायब हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने डंडे को ऑर्डर देता है कि लगातार बढ़ते रहो, रुकना नहीं, जिसपे उसका डंडा यही करता है और वो फुल स्पीड से लगातार ऊपर की तरफ जाते ही रहता है। और दरिंदे के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो यहाँ पे इसे आजाद हो सके। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर सीसन स्टैचू के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचने के बाद मसल इमॉर्टल टेक्निक
टेक्निक फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच उस स्टैचू के ऊपर मारता है और धड़ाम से वहाँ पे सब कुछ गायब कर देता है। लेकिन स्टैचू को एक खरोच तक नहीं आई थी, उस पर कुछ भी नहीं हुआ था, जिसपे सीसन की आंखें बाहर और दरिंदा नीचे आते हुए कहता है कि वो तुम्हारे चोट से थोड़ी ना टूटेगा बच्चा। जिसके बाद वो यहाँ पे दोबारा सीसन के ऊपर पावरफुल ब्लो मारने के लिए आगे बढ़ा था। उसी टाइम पे वो डेटी सीसन को बताता है कि स्टैचू इंडिस्ट्रक्टेबल है, कुछ भी कर लो वो टूटेगा नहीं, अंबुजा सीमेंट से जो बना है। कैरेटी सीसन से कहता है कि तुम्हें तुम्हारा मकसद पता है कि मैंने वहाँ पे तुम्हें क्यों भेजा है फ्यूचर के अंदर। तो फिर सीसन को समझ में आ जाएगा अगर स्टैचू टूटेगा नहीं तो फिर उसके आने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का बनता है, वो है स्टैचू को लेके छुमंतर हो जाना। खैर दरिंदा सीसन के ऊपर स्लैश मार पाता कि उससे पहले सीसन स्टैचू पकड़ लेता है और डेटी तुरंत ही वहाँ पे स्पेस क्रैक को ओपन करके सीसन और स्टैचू को रिवर ऑफ टाइम के अंदर खींच लेता है जहाँ पे डेटी रहता है। जिसको देख के वो दरिंदा बिल्कुल हैरान कि यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, वो कहाँ पे गायब हो गया स्टैचू के साथ में। हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि रिवर ऑफ टाइम के अंदर आ जाता है टेलीपोर्टेशन के जरिए, जहाँ पे वो डेटी था। वो डेटी सीसन को बताता है कि मैंने इसीलिए तुम्हारे ऊपर मार्क लगा दिया था, तुम जैसे स्टैचू को छूते तैसे ही मैं तुमको स्पेस टाइम क्रैक के अंदर वापस खींच लेता यहाँ पे। सीसन खुश था कि वो यहाँ पे अपने काम में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसकी बॉडी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। डेटी उससे कहता है कि बढ़िया ये बात है कि तुम्हारे पास अच्छी फिजिकल बॉडी है, नहीं तो तुम इमॉर्टल ब्लो को झेल ना पाते और मारे जाते। जिसके बाद वो यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम को मैनिपुलेट करके सीसन की बॉडी को रिकवर कर देता और उसे बेहतर कंडीशन में ला देता है। वो पे सीसन काफी ज्यादा खुश लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट कर लिया। लेकिन वो डेटी उसे बताता है एक्साइटमेंट के लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने आधा ही गोल अचीव किया है। डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो फ्यूचर है वो अभी भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में अटका हुआ है, उसे नहीं बचाया गया। जिसपे सीसन को झटका लगता है, वो आगे से कहता है वो स्टैचू तू वापस ले आया तो फिर वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन कैसे नहीं रोक सकते। जिस पे डेटी सीसन को बताता है कि तुम्हारे स्टैचू लाने से पहले ही ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। सीसन के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी मारे जा चुके थे और ह्यूमन रेस बस टिकी हुई ही थी, वो खत्म ही होने वाली थी। सीसन ने अभी तक जो कुछ भी किया है वो यहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन को रोक पाया है, बस कुछ डेडिकेट्स के लिए। डेडिकेट्स मतलब 10 साल। जिसपे सीसन आगे से पूछता है कि तो फिर मेरे फ्यूचर में भेजने का फायदा ही क्या था, तुमने मुझे फ्यूचर में फालतू में भेजा था क्या। जिसपे वो डेटी सीसन को बताता है कि फ्यूचर के जो डिमंस थे उनके पास यहाँ पे सोल डिवोरिंग जैसी पावरफुल स्ट्रेंथ थी, इसलिए उसने यहाँ पे सीसन से अपना असली मकसद छुपा के रखा था, क्योंकि वो लोग सीसन के जरिए उसके असली मकसद के बारे में पता लगा सकते थे अगर सीसन पकड़ा जाता या फिर मारा जाता। जिससे सीसन के हाथों में जो स्टैचू है ये शायद से फ्यूचर में कभी अपीयर ही ना होता, या फिर डेटी के लिए सीसन को दोबारा कहीं पे भेजना नामुमकिन हो जाता। सीसन डैडी से पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये स्टैचू डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते हैं, सीसन जितनी चाहे उतनी ताकत का इस्तेमाल कर ले। जिसपे वो डेटी सीसन को बताता है कि तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, भले ही तुम यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे पहुंच जाओ या फिर उससे भी ऊपर के रियलम में पहुंच जाओ, तुम इस स्टैचू को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्टैचू का जो रैंक है वो इमॉर्टल आर्टिफैक्ट से भी ऊपर का है, ये सेंट ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि पास्ट में छुपा हुआ है, जो कि वो टाइमलाइन है जहाँ से सीसन आया है। ये उस वाले टाइमलाइन की बात हो रही है जब सीसन एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था, अगर भूले ना हो तो तुम लोग। इसलिए सीसन ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो डेटी सीसन को बताता है कि इस डोमेन के अंदर यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं है जो कि स्टैचू के ऊपर काम करेगा, इसलिए इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन लोगों को यहाँ पे हेवनली लॉज ऑफ द रियलम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनके लॉजिक के हिसाब से दो टाइमलाइन की चीजें आपस में एक साथ नहीं चल सकती एक ही टाइमलाइन के अंदर, बिकॉज ऑफ रियलम लॉज की वजह से। इनके लॉजिक के हिसाब से वो डेटी सीसन को बताता है कि स्पेस टाइम रिपल्सन यहाँ पे स्पेस टाइम इरेजर को ट्रिगर कर देगा, जो कि यहाँ पे टोटल इनहाइलेशन होगा, जो किसी भी चीज को टाइमलाइन से हमेशा के लिए इरेज कर देगा, यहाँ तक कि सीसन को भी। बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे खुद को खत्म कर देने वाला मिसाइल था, वो एस वर्ड में यूज नहीं करूंगा। इसलिए डेटी सीसन से पूछता है क्या तुम रेडी हो, जिसके लिए सीसन मान जाता है। तो वो डेटी उससे कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पे समय में वापस भेजे दे रहा हूँ। लेकिन सीसन उस डेटी से कहता है कि एक सेकंड के लिए रुकना जरा। उसे पता था कि जब वो पास्ट के अंदर जाएगा तो फिर वहाँ पे दरिंदा पहले ही यहाँ पे डेमन लॉर्ड रियलम पे होगा, क्योंकि वो इस स्टैचू का इस्तेमाल करेगा खुद को यहाँ पे डेमन लॉर्ड रियलम के अंदर प्रमोट करने के लिए। इसलिए सीसन को यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तब वहाँ पे जीतने का चांस काफी ज्यादा लो रहेगा। इसलिए सीसन को भी रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए उसको यहाँ पे कई सारी कल्टीवेशन स्टेज और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि डेटी सीसन से कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, उसे लगता है कि सीसन ये कर भी पाएगा। हालांकि वो बस कुछ ही कदम दूर है यहाँ पे इमॉर्टल डस्ट रियलम से, लेकिन रियलिटी के हिसाब से ये गैप काफी ज्यादा बड़ा है। वो एक रात के अंदर ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकता है। सीसन के पास भले यहाँ पे खास तरीके की फिजिकल बॉडी है जो उसे यहाँ पे अलग तरीके की पावर देती है। भले सीसन यहाँ पे रुका हुआ है तो फिर बाहर का टाइम रुका हुआ है, लेकिन सीसन यहाँ पे डॉ ऑफ टाइम का कोई कल्टीवेटर नहीं है। इसीलिए अगर वो यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकेगा तो फिर उसकी बॉडी के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि रिवर ऑफ टाइम उसे यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती है। तो सीसन उस डेटी से कहता है कि तो फिर तुम मुझे किसी अननोन टाइमलाइन के अंदर भेज दो जहाँ पे मुझे चीजें ज्यादा पता नहीं होंगी, बस मुझे रिलोकेट जरूर कर लेना। डेटी उससे पूछता है कि तुम डायनासोर की जिंदगी में जाना चाहते
चाहते हो क्या? बाद में ना कहना कि बड़ी बड़ी छिपकली तुम पे हक के गई। सीसन आगे से कहता है वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे किसी जगह पे रिलोकेट कर दो। बेसिकली सीसन का प्लान यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक के डोजो के अंदर रह के प्रैक्टिस करने का था, जिससे वो यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर पाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके ओरिजिनल टाइमलाइन पे आ जाता है। अब तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और अगर तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर कम देते हो तो फिर समझ लो सीसन की जब फाइट दरिंदे के साथ में हुई थी तो फिर सीसन स्पेस क्रैक के अंदर चला गया था, जहाँ पे उसकी मुलाकात डेटी के साथ हुई। डेटी ने यहाँ पे सीसन को फ्यूचर में आगे भेज दिया। वही टाइमलाइन थी लेकिन फ्यूचर में भेज दिया, जहाँ पे डीमन क्लैन ने ह्यूमंस के ऊपर कब्जा कर लिया था और सीसन के आधे से ज्यादा दोस्त मारे जा चुके थे। जिसके बाद सीसन वहाँ से स्टैचू लेके वापस आ गया और अपडेट ही सीसन को यहाँ पे उसी टाइमलाइन के अंदर भेजने वाला है जहाँ से सीसन स्पेस क्रैक के अंदर गया था, वही फ्यूचर वाले टाइमलाइन में, लेकिन बस उससे पहले जब डीमन क्लैन ने हमला करने वाला था। और इस टाइम पे कोई भी नहीं मरा है क्योंकि अभी तक डीमन क्लैन ने कुछ किया ही नहीं है और न ही लोगों ने यहाँ पे वो सीड खाया था जिससे लोग करप्ट हो गए थे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे उस सीक्रेट रियलम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर सू और बाकी लोग खड़े हुए थे और तभी यहाँ पे वो बंदा आता है जिसको तुम लोग पहचान ही गए होगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इससे मुलाकात हो गई थी और इसका नाम साउटियान है। वहीं पे सभी लोग सोच रहे थे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे साउटियान उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे कुछ चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। उसे भी पता लग गया है कि सीक्रेट रियलम के अंदर कुछ तो हुआ है। जिसपे वहाँ की जो दादी अम्मा थी वो आगे से बताती है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे से टकरा रही है और शायद से सीक्रेट रियलम टूटने वाला है। जिसके के बाद सीक्रेट के लैब के अंदर से बाकी सभी लोग बाहर निकलते हैं। अपना टाइगर है, डार्क फिनिक्स है, मून है, जियान है और साथ ही में वो प्रिंसेस भी है लुलू, और साथ ही में वुजू भी है। खैर ये सभी लोग सही सलामत आ गए थे और ये टाइमलाइन वहीं से ही शुरू हो रही थी जहाँ पे सीसन और दरिंदा स्पेस क्रैक के अंदर चले गए थे। खैर मून लोगों से कहती है कि सीसन अभी भी अंदर है, लेकिन सीक्रेट रियलम अपने आप ही बंद कर देती है अपने आप को और वो हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सर्वाइवर्स बचे हुए थे। जिसके बाद वो दादी अम्मा टैंक से पूछती है कि अंदर क्या हुआ था। टैंक आगे से बताता है ये सब कुछ डीमन रेस की वजह से हुआ था। उन लोगों ने स्पेशल क्रैक का इस्तेमाल किया था सीक्रेट रियलम के अंदर आने के लिए। जिसके बाद उन्होंने एक पावरफुल कल्टीवेटर की क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जिंदगी में वापस आने के लिए, जिसपे मास्टर सो और बाकी लोग हैरान रह गए थे। वहीं पे मून काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि सीसन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था इन लोगों को बचाने के लिए और उसे यहाँ पे स्पेस क्रैक के अंदर खींच लिया गया था डीमन द्वारा। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरा स्पेस क्रैक ओपन होता है जहाँ से सीसन बाहर निकलता है और ये अपना पावरफुल सीसन है जो इतनी समय रेड डस्ट इमोर्टल रियलम पे है। वहीं पे मून सीसन को देख के हैरान हो जाती है, आखिर से कहती है कि तुम जिंदा कैसे हो, पहले ये बताओ तुम। जिसके बाद सीसन उन सभी लोगों को देखता है जिनकी वो चिंता करता था। अपनी लुलू है, टैंक मास्टर सू है, डार्क फिनिक्स है और साथ ही में लिटिल मून भी है और वो काफी ज्यादा खुश था कि ये लोग सही सलामत है। वहीं डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कैसे जानवर हो भी तुम, साला स्पेस क्रैक के अंदर घुसने के बावजूद सही सलामत हो, हड्डियां तक नहीं टूटी तुम्हारी। वहीं मून तो एक्साइटेड थी, वो आगे से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। सीसन आगे से बताता है लंबी कहानी है, चैन से बताऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे साउटियन तेजी के साथ आगे बढ़ता और वो सीसन के पास आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी कि अचानक से हमलेबाजी पे क्यों उतर आया। वहीं पे साउटियन सीसन से कहता है कि तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तू जुआंग फैमिली का यंग मास्टर है ना जो इतने सालों से छुपा हुआ है। वहीं पे मास्टर सू को सीसन की चिंता हो रही थी क्योंकि यहाँ पे साउटियन काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। वो पहले यहाँ पे लेट टेलीविजन स्टेज पे है, इसलिए वो साउटियन से कहती है कि थोड़ा सा आराम से, लेकिन साउटियन उन लोगों को मना कर देता है ये कहते हुए कि बीच में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। इस पे मास्टर सू यहाँ पे सीसन के लिए कबर खोदने की तैयारी कर लेते हैं, ये कहते हुए कि अब तो इसके लिए हार ही खरीदना पड़ेगा, कोई भी अब यहाँ पे साउटियन को रोक नहीं सकता। वहीं पे साउटियन सीसन से कहता है कि तुम सरेंडर करोगे या फिर मुझे अपनी रेपुटेशन को हार्म करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर हमला करके। सीसन आगे से कहता है सरेंडर मैं नहीं करूंगा, जाओ। इस पे साउटियन को गुस्सा आता है, वो आगे से यहाँ पे मुट्ठी बना के सीसन के ऊपर दे मारता है। ऑफ कोर्स साउटियन की मुट्ठी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो पूरा पहाड़ यहाँ पे चिटक जाता है। डार्क फिनिक्स आगे से यह कहता है कि यहाँ पे लेट टेलीविजन ट्रांसेंडेंस स्टेज पे है, इसलिए सीसन तो अब बचा नहीं होगा। लेकिन जब सामने से धुआं आता है तो सीसन बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लिया था बस एक उंगली से, जिसको देख के ऑफ कोर्स ये साथ के साथ हैरान रह गए थे कि ये क्या हो रहा है भाई। वहीं पे मास्टर सो अपनी स्पेशल आइस का इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कहीं सीसन की कल्टीवेशन तो नहीं बढ़ी, कहाँ ही चेक कर पाओगी, बॉडी कल्टीवेशन जो इस्तेमाल करता है वो। इसलिए वो भी हैरान थे कि सीसन ने यहाँ पे साउटियन के अटैक को ब्लॉक किया तो किया कैसे। वहीं पे सीसन यहाँ पे साउटियन से कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही बंदर हो ना जो शुरुआत में मुझसे मिला था, और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया था। जिसके बाद वो साउटियन के ऊपर फिंगर फ्लिप मारता है तो ऑफ कोर्स लौंडे में ताकत ज्यादा आ गई थी, इसलिए एक ही फिंगर फ्लिप से साउटियन उड़ते हुए दूर जाके गिरा था। साउटियन ये सब कुछ एनालाइज कर ही रहा था कि उससे पहले सीसन उसके पीछे आता है। वहीं अब साउटियन को भी महसूस हो जाता है सीसन के अंदर से रेड डस्ट इमोर्टल ऑरा जो निकल रहा था। जिसके बाद सीसन उसके ऊपर बस बेसिक सा पंच मारता है और बस एक पंच के अंदर ही साउटियन पूरी तरीके से यहाँ पे घायल हो जाता है, लहू लुहान मैं बोलना चाहूंगा। मास्टर सू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि सीसन यहाँ पे साउटियन को इतनी बुरी तरीके से हरा कैसे सकता है। वहीं पे सीसन नीचे आता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे
मेरे पास कुछ जरूरी काम है जिनको मैं तुम लोगों से पहले करना चाहूंगा। वो उन लोगों को बताता है कि सीक्रेट रियलम के अंदर जो डॉग फायर है वो पूरी तरीके से करप्टेड है, उसके अंदर डिमोनिक सीड्स है, इसलिए उनको बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना करना, अगर कर रहे हो तो फिर बिल्कुल भी सावधानी के साथ करना। और वो वुजू से कहता है तुम तो उन्हें छूना भी नहीं, तो मैं पर्सनली आएगा तुम्हें चट्टे मारूंगा। जिसपे वुजू कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे भी पता है कि सीसन इतने समय बाहुबली स्टेट पे है। जिसके बाद वो यहाँ पे साउटियान से कहता है भाई साहब मुझे आपकी जरूरत है, मुझे जरा सेंट्रल तक लेके चलना, मुझे तुम्हारे एम्परर के साथ में कुछ डिस्कस करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे साउटियान को उठाता और पीछे मुड़ के उन सभी लोगों को देखता है और उन्हें देखने के बाद वहां से जाते हुए कहता है अलविदा, अब शायद से दोबारा हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। जिसके बाद अगला सीन रॉयल बैकयार्ड का होता है जहाँ पे हम लोग एक जनरल और एक एडवाइजर को देखते हैं जो कि बैठे हुए थे। साथ ही में यहाँ पे एडवाइजर को समझ में आ जाता है कि कोई गेस्ट आ रहा है। जिससे के बाद वहाँ पे सीसन आता है साउटियान को लेके, जिसपे वो जनरल ये देख के हैरान हो जाती है कि उनके यहाँ पे जनरल को कोई इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकता है। वहाँ पे एडवाइजर और जनरल से कहता है कि तुम कुछ भी ना करना उसे, तुम उसके मुकाबले की नहीं हो, ये हमारा गेस्ट रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे है। खैर जिसको मैं यहाँ पे एडवाइजर बोल रहा था वही यहाँ पे ह्यूमन एम्परर है। ह्यूमन एम्परर सीसन से कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के ऊपर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल इस टाइटल को हासिल कर पाते हैं। आज तक उसकी मुलाकात किसी ऐसे से नहीं हुई जो यहाँ पे सीसन जितना जवान हो। वो सीसन से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो? जिसपे सीसन यहाँ पे अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पे यूलिन इमॉर्टल सेक्टर से है और साथ ही में यहाँ पे जुवांटियन इवेंट का एक पार्टिसिपेंट भी है। इसको सुन के ह्यूमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट के जो रूल्स होते हैं कोई भी हिस्सा ले सकता है, बस उसकी उम्र यहाँ पे 200 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सीसन यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे पहुंच गया जो कि वो 200 साल का भी नहीं है, इसीलिए वो हैरान था कि ये ऐसा मुमकिन भी है। सीसन ह्यूमन एम्परर से कहता है कि मेरी एक अलग पहचान भी है जिससे तुम मिलना चाहोगे। जिसके बाद वो सीसन को बताता है कि वो यहाँ पे जुआंग फैमिली का यंग मास्टर है जिसको यहाँ पे वो पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा है। जिसपे ह्यूमन एम्परर हैरान कि इसको तो हम ढूंढ रहे थे, ये साला यहाँ पे कैसे आ गया? सीसन उससे कहता है कि मुझे हल्के में ना लेना, मैं पहले ही बता दो मैं एक नॉर्मल से फैमिली का लौंडा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हल्के में लो। और वो यहाँ पे ह्यूमन एम्परर से कहता है कि हमारी फैमिली को उन चीजों की सजा मिले जो हमने किया ही नहीं है। वह पे ह्यूमन एम्परर को पता था कि सीसन एक यूजलेस पर्सन है, उसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वो यहाँ पे कल्टीवेट कर ही नहीं सकता। खैर वो सीसन से पूछता है तुम यहाँ पे अब किस लिए आए हो? सीसन ह्यूमन एम्परर से पूछता है कि उसकी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो पार्टिसिपेंट के लिए कौन से स्टेज पे होगा, उसे क्या रैंक मिलेगी। ह्यूमन एम्परर आगे से बताता है कि जुवांटियन कॉम्पिटिशन जो होता है उसके लिए यहाँ पे कई सारी इमॉर्टल फैमिलीज के लौंडे लौंडिया भी आते हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे महायाना स्टेज पे ही होंगे, इसीलिए नो डाउट सीसन को ही यहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, वो उसे फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। सीसन आगे से कहता है तो फिर रूल्स के हिसाब से यहाँ पे जो भी जुवांटियन इवेंट का विनर होगा ह्यूमन एम्परर उसे एक इच्छा पूरी करेगा। सीसन आगे से अपनी इच्छा बताता है कि उसे पता है कि यहाँ पे रॉयल फैमिली के अलग बवाल है, पावर के लिए लड़ते रहते हैं साले, उनके पास और काम ही क्या है, रिसोर्स मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन सीसन की एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, वो बस इतना चाहता है कि उसकी फैमिली को यहाँ पे छोड़ दिया जाए। जिसपे ह्यूमन एम्परर आगे से कहता है कि फर्स्ट प्लेस जीते हो भाई, नॉर्मल तरीके पे तुम्हारी फैमिली को छोड़ दिया जाएगा, अगर तुम ना भी जीतते तो फिर मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसपे सीसन आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक और बहुत जरूरी चीज है। जिसके बाद वो अपने पास से यहाँ पे रिंग्स बाहर निकालता है जिनके अंदर यहाँ पे डॉव फायर थी सीक्रेट रियलम से। जिसके बाद वो यहाँ पे डॉव फायर्स को दिखाता है और तभी वो उनके अंदर से यहाँ पे सीड को डिटेक्ट करता है और उन्हें यहाँ पे बाहर निकाल के ह्यूमन एम्परर को दिखाता है। ह्यूमन एम्परर सीसन से पूछता है कि ये डॉव फायर के अंदर से क्या निकाला भाई, ये कैसा पेड़ है, पावर आवर मिलती है क्या, मुझे भी चाहिए। सीसन आगे से कहता है इसको खाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, ये डिमोनिक सीड है जो कि डीमन रेस ने कई सालों पहले यहाँ पे इसे गाड़ दिया था, खासकर हेवनली टूम्ब सीक्रेट रियलम के अंदर जहाँ पे इतने टाइम पे डीमन रेस इतनी समय रुकी हुई है। ह्यूमन एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान, वो आगे से कहता है कि डीमंस को तो काफी साल पहले ही डिवाइन कॉन्टिनेंट से लात मार के निकाल दिया गया था ना, वो यहाँ पे वापस कैसे आ गए। सीसन ह्यूमन एम्परर को बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे स्पेस क्रैक का इस्तेमाल किया था। जिसपे ह्यूमन एम्परर दोबारा हैरान कि तुझे ये सब कुछ कैसे पता है, फ्यूचर से आया है क्या? टेक्निकली यस। इसके बाद सीसन यहाँ पे डीमन एम्परर का पूरा किच्छा चिट्ठा और प्लान खोल देता है, ये कहते हुए कि डीमन रेस इतने समय भले ही सीक्रेट रियलम के अंदर जिंदा है, लेकिन इतने समय वो यहाँ पे तैयारी कर रहा होगा ताकि वो अपनी ग्रैंड एंट्री जुवांटियन इवेंट के दौरान में मार सके। ह्यूमन एम्परर थोड़ी देर के लिए सोचता है और सीसन से कहता है कि सीक्रेट रियलम को यहाँ पे एशियंट सेंट ने छोड़ा था, उसको अभी खोलना सही टाइम नहीं रहेगा, यहाँ तक कि रेड डस्ट इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। सीसन आगे से बताता है कि उसके पास एक तरीका है लेकिन टाइमिंग अभी सही नहीं है, इसलिए ह्यूमन एम्परर को बस यहाँ पे सीसन को लोकेशन बताने की देरी है और जब समय आएगा तो फिर वो खतरे को अकेले ही हैंडल कर लेगा, किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ह्यूमन एम्परर एक काम कर सकता है कि वो यहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है जो कि यहाँ पे डिमोनिक सीड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जिस किसी ने भी यहाँ पे डॉव फायर का इस्तेमाल किया होगा वो एक पावरफुल रिस्क के अंदर बदल सकते हैं, यहाँ तक कि रेड डस्ट इमॉर्टल कल्टीवेटर भी। इसलिए सीसन ह्यूमन एम्परर से कहता है कि आप यहाँ पे एक किलिंग फॉर्मेशन बना के रखिए जो इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि वो यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल कल्टीवेटर को भी खत्म कर सके एशिएंट रियोन के सीक्रेट रियलम के बाहर, ताकि अगर सीसन गलती
गलती से भी फेल हो जाए तो वो यहाँ पे उन सभी चीजों को खत्म कर सके, जिसके लिए ह्यूमन एम्परर मान जाता है। इसके बाद अगला सीन हेवनली प्रिजन का होता है, जहाँ पे सीसन की सारी फैमिली थी। सीसन की मदर, उसके अंकल और साथ ही में वो लड़की भी थी, इसका नाम मैं नाम भूल गया। वह पे सीसन के फादर को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कि उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि जोवांटियन कंपटीशन काफी जल्दी ही खत्म होने वाला था। वह पे इस लड़की को उम्मीद थी कि सीसन कंपटीशन के अंदर आएगा और उसे यहाँ पे पार कर लेगा। वह पे अंकल को सीसन के ऊपर जरा से भी उम्मीद नहीं थी। वो आगे से कहते हैं कि उसके पास स्पेशल रूट नहीं है, अगर वो कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेगा तो फिर उसे चोट ही लगेगी, उसे हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। वह पे सीसन की मदर को कोई भी चिंता नहीं है। सीसन अगर यहाँ पे नहीं आए उन लोगों को बचाने के लिए तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इतना ही चाहती है कि सीसन नॉर्मल लाइफ जी और एंजॉय करे। तभी कोई हेवनली प्रिजन का दरवाजा तोड़ता है और वो सभी लोग सामने देखते हैं कि सामने कौन आया है भाई। सीसन उन लोगों से कहता है मैं आया हूँ भाई, वेलकम बैक। जिसके बाद अगले सीन जुआंग मेंशन का होता है, जहाँ पे सीसन और उसकी सारी फैमिली बैठी हुई थी। और अगर तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर याद हो तो फिर तुम्हें पता होगा कि सीसन के फादर ने भाई मानने से इंकार कर दिया था कि इनको लौंडा यूजलेस है, और उन्होंने क्या क्या पापड़ मिले थे सीसन की पावर जगाने के लिए। इसीलिए वो आगे से बड़े शान से कहते थे कि मुझे पता था कि मेरा लौंडा एक दिन बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। वह पे सीसन की मदर आगे से कहती है कि तुम खाना खाओ यार, तुम उन लोगों की बातें छोड़ो, तुम बस खाने पे फोकस करो। वह पे सीसन के जो अंकल थे वो आगे से कहते हैं कि मुझे पता था कि जुआंग फैमिली का बेटा एक ऑर्डिनरी पर्सन हो ही नहीं सकता। जिसमें वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि कुछ समय पहले तो कुछ तुम और बोल रहे थे, ये क्या हुआ, जबान क्या बदल लिए तुम अपनी। वह पे सीसन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो लास्ट टाइम अपनी फैमिली को देख रहा था। जिसके बाद अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है। हम लोग सीसन को यहाँ पे उसके घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पे सीसन ने फैमिली के साथ काफी ज्यादा टाइम बिता लिया था। जिसके बाद वो आखिरी बार घर की तरफ देखता है और मुड़ के उस जगह की तरफ चला जाता है जहाँ पे सबको बुलाया गया था। जिसके बाद अगला सीन हार्ड रिफाइनिंग वैल्कोनो का होता है, जहाँ पे ह्यूमन एम्परर बाकी सभी कल्टीवेटर और एरी फॉर्मेशन को सब कुछ रेडी करके रखा गया था। बस अब सीसन की ही आने की देरी थी। कुछ ही सेकंड्स में सीसन भी वहाँ पे आ जाता है और ह्यूमन एम्परर सीसन से कहता है कि सब कुछ रेडी है, इमोर्टल किलिंग एरे सेट कर दी जा चुकी है, रेड डस्ट इमोर्टल रियलम यहाँ पे गार्ड करने के लिए रेडी है, इसलिए फैंग बेधड़क होकर कुछ भी कर सकता है बिना किसी डर के। वहाँ पे ह्यूमन एम्परर को बस इसी चीज का इंतजार था कि सीसन यहाँ पे इस सीक्रेट गेट को ओपन करेगा तो कैसे करेगा। सीसन अपनी आंखें खोलता है, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है थूक लगा के, जिसके बाद वो साइड की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सीक्रेट रियलम को पकड़ के चीर फाड़ देता है। जिसको देख के ह्यूमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान कि सीसन यहाँ पे अपने खाली हाथों से एक स्पेशल क्रैक को ओपन कर सकता है। जिसके बाद सीसन उस क्रैक को ओपन करता है और जगह पे आ जाता है जहाँ पे उस डेमोनिक स्टैचू को रखा गया था, और साथ ही में दरिंदा जो कि बैठ के वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। वह पे दरिंदा भी अपनी तैयारी कर चुका था, वो फॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर चुका था, बस यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार था। जैसे ही टाइमिंग सही होगी वो लोग यहाँ पे सीक्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देंगे और सेक्रीफाइस शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे सीक्रेट रियलम ओपन होता है, जिसको देख के दरिंदा हैरान था। वो मन के अंदर सोचता है कौन बाहुबली है भाई जो यहाँ पे फोर्सफुली सीक्रेट रियलम को ओपन कर सकता है। और तब सीसन पलक झपकते इसके पीछे से बाहर निकलता है, और ये चौथी बार है जो दरिंदा सीसन को देख के कहता है कि तू साले मरता क्यों नहीं है। दरिंदा बोला ये सच नहीं है माँ, ये सच नहीं है। खैर दरिंदे को पता था कि सीसन जहाँ फाइट वहाँ, इसलिए वो आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसे पहले तो यही लग रहा था कि इसके साथ में सीसन भी स्पेस क्रैक के जरिए यहाँ पे खींच लिया गया, लेकिन दरिंदे को कोई भी चिंता ना थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था जो उसकी पावर को होल्ड करेगा। इसीलिए दरिंदा आगे से यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल करता, उससे पहले ही पलक झपकते ही उसका जो यहाँ पे इनहाइलेशन वेपन था वो झटके के अंदर टूट जाता है, क्योंकि सीसन पलक झपकते उसके 2 टुकड़े कर चुका था। जिसको देख के वो ऑफकोर्स हैरान ही होता है। वो आगे से कहता है कि ये कौन सी इमोर्टल आर्टिफैक्ट था, इतनी आसानी के साथ इसने ये तोड़ कैसे दिया। वह सीसन पलक झपकते बस दरिंदे को देखता ही है, उसकी बॉडी का दायां हाथ खट से गायब हो जाता है। जिसको देख के दरिंदा हैरान, वो मन के अंदर सोचता है कि बस एक नजर से इसने मेरी बॉडी को उड़ा दिया, एक्सप्लोड कर दिया। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि नहीं, सीसन ने बस एक बेसिक सा पंच मारा था जो इतना पावरफुल था कि उसकी बॉडी को वो यहाँ पे एक्सप्लोड कर सकता है। वो आगे से चीखते हुए कहता है ये मुमकिन कैसे है, कुछ दिनों पहले तो तुम तो मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पा रहे थे, इतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आई कैसे। जिसपे सीसन 2-3 पंच और मारता है और उसकी 2-3 टांगों की और ज्यादा फील्डिंग सेट कर देता है, ये कहते हुए जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी अभी की स्टेट काफी ज्यादा कमजोर होगी। जिसके बाद वो 2-3 पंच और मारता है और वो यहाँ पे दरिंदे की बॉडी को पूरी तरीके से हवा में गायब कर देता है। माही ने सच में उसकी बॉडी राख में बदल दी। खरी दरिंदा जैसे ही मरता है तो फिर यहाँ पे जो डिमोनिक स्टैचू था वो आगे से कांपने लगता है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्टैचू के सीने के पास में इकट्ठा होने लगती है जहाँ पे वो स्टैचू भी था। खैर इसके बाद वो स्टैचू हवा में उड़ने लगता है और उसी के अंदर से आवाज आ रही थी दरिंदे की। वो सीसन से कह रहा था कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से मार सकते हो, और सीसन को इसी पल का इंतजार था।
वो स्टैचू के साथ मर्ज होते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इजीली पंचेस मार के खत्म कर दोगे? ये क्लोन मेरे एंसेस्टर ने यहाँ पे छोड़ के गए थे। जब तक उसकी सोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो इस सीक्रेट रियलम की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में जितनी चाहे उतनी अपनी बॉडी को रीबिल्ड कर सकता है। सीजन को बस इस चीज का इंतजार था कि ये जल्दी स्टैचू के साथ मर्ज हो, तो फिर यहाँ पे किसी भी चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। खैर इसके बाद यहाँ पे दरिंदा स्टैचू के साथ मर्ज हो जाता है और उसकी छाती के ऊपर जो क्रिस्टल है वहीं पे स्टैचू रखा हुआ है। दरिंदा सीजन को ये भी बता देता है कि स्टैचू के साथ मर्ज होने के बाद में उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे डीमन लॉर्ड लेवल तक पहुंच जाती है। सीजन के हिसाब से अब वो भी यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल रियलम पे है। जिसके बाद वो सीजन के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर गड़ाम से पंच मारता है, जिससे वहाँ पे भारी मात्रा में शॉकवेव रिलीज होती है और सीजन धड़ाम से दूर जाके गिरता है। हालांकि उसे हुआ कुछ भी नहीं था और उसी टाइम पे दरिंदा पत्थरों के ऊपर से टराटट टेलीपोर्ट मारते हुए सीजन के पीछे जाता है और उसके ऊपर धड़ाधड़ पंचेस की बरसात करते रहता है और उसे यहाँ पे अपने स्टैचू के अंदर घुसा देता है। वहीं पे दरिंदे को यही लग रहा था कि अब वो सीजन को चींटी की माफिक कुचल देगा, क्योंकि सीजन अभी तक फाइट बैक तो कर नहीं रहा था। लेकिन उसी टाइम पे सीजन धुआं से बाहर निकलता है और दरिंदे के मुंह के ऊपर गड़ाम से घुसा दे के मारता है, जिसपे ऑफ कोर्स दरिंदा पीछे हटता है तुरंत और वो आगे से कहता है, तुम्हारे पास पावर कैसे है फाइट बैक करने की? और इतना ही नहीं, एक डीमन लॉर्ड यानी कि रेड डस्ट इमॉर्टल पे होने पे उसको यहाँ पे सीजन पीछे कैसे ढकेल सकता है। वो पे सीजन की बॉडी को अच्छे से चेक करता है तो सीजन को एक खरोच तक नहीं आई थी, वो पूरी तरीके से सही सलामत था। सीजन हम लोगों को बताता है कि उसने सिस्टम के डोजो के अंदर काफी अच्छे से ट्रेनिंग की थी, इस वजह से वो यहाँ पे इमॉर्टल स्टेज के अंदर प्रमोट हो गया और उस स्टेज पे जाने के बाद में अब वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली वो अपनी सारी बॉडी की स्ट्रेंथ को एक उंगली में डालना चाहे या फिर एक मुट्ठी में, ये उसके ऊपर है। वो सीजन अब तक होल्ड बैक करते आ रहा था ताकि दरिंदे की सोल डिस्ट्रॉय ना हो, नहीं तो वो पहली बार में ही यहाँ पे दरिंदे की फील्डिंग सेट कर देता। लेकिन अगर वो कर देता तो फिर स्टैचू को बाहर कैसे निकालता? जिसपे दरिंदा दोबारा हैरान, वो आगे से कहता है, ये नामुमकिन है यार, तुम कितने सरप्राइज दोगे? तुम साला रेड डस्ट इमॉर्टल पे कैसे प्रमोट हो सकते हो 3 दिनों के अंदर? नामुमकिन है ये ऑथर, ये चीटिंग है और चीटिंग है पूरी तरीके से। मैं नहीं मानता ये सब कुछ, मैं जा रहा हूँ मानवा छोड़ के। लेकिन सीजन उसे जाने कहा देता, ये कहते हुए कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही चलोगे। जिसके बाद वो उसके पेट के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है और ये वाले पंचेस पहले से ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि अब वो होल्ड बैक नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे स्टेट पंचेस की बरसात कर देता है और गड़ाम गड़ाम से दरिंदे के ऊपर मारते रहता है, जिससे यहाँ पे उसके सीने के ऊपर जो क्रिस्टल था वो टूट जाता है और वहीं पे स्टैचू रखा हुआ था। इसके बाद सेशन फोकस करता है और वहाँ पे सीने के ऊपर एक पावरफुल स्टेट पंच मारता है जो कि यहाँ पे दरिंदे की बॉडी को पूरी तरीके से हिला देता है और उसकी बॉडी गड़ाम से दूर जाके गिरती है और स्टैचू यहीं पे ही रह जाता है। जिसके बाद सीजन के पास यही मौका था, जिसके बाद वो अपने पास से दूसरा वाला स्टैचू बाहर निकालता है जो वो फ्यूचर से लेके आया था और तेजी से आगे बढ़ के दूसरे वाले स्टैचू को पकड़ता है और उन दोनों स्टैचू को ही आपस में ही टकरा देता है। और उन दोनों के टकराने से यहाँ पे लॉज ऑफ द रियलम यानी कि रियलम के नियम चालू हो जाते हैं, यानी कि बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट एक टाइमलाइन में नहीं रह सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो फिर यहाँ के जो नियम है वो पूरी तरीके से चीज को मिटा देंगे और उस एरिया के अंदर जो भी आएगा उसे ही। जिसके बाद यहाँ पे इनहाइलेशन शुरू हो जाता है। वहीं पे दरिंदा हैरान था कि सीजन के पास 2 स्टैचू कैसे हो सकते हैं। वहीं पे सीजन बिल्कुल नहीं रुक रहा था, उन दोनों स्टैचूज को वापस में टकराते जा रहा था, जिससे यहाँ पे इनहाइलेशन शुरू हो जाता है और वो दोनों स्टैचूज यहाँ पे इरेज होने लगते हैं, जिसको देख के दरिंदे की फटती है। जिसके बाद वो सीजन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, ये कहते हुए रुक जाओ भाई, ऐसा ना करो प्लीज स्टॉप। जिसके बाद वो सीजन के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन सीजन अपनी पूरी बॉडी की पावर को पीठ पिला दे हुए था, ये कहते हुए मारो जितना मारना है, मैं नहीं हिलने वाला। वहीं पे इनहाइलेशन शुरू हो जाता है तो अब उसका साइज बढ़ रहा था, इसीलिए सीजन की बॉडी भी अब यहाँ पे इरेज होने लगती है। दरिंदा सीजन से कहता है कि छोड़ दो यार, तुम अगर ऐसा ही चलता ना तो तुम भी मारे जाओगे। तुम अभी यहाँ पे रेड डस्ट इमॉर्टल स्टेज के अंदर गए हो, क्या तुम सच में ये सब कुछ छोड़ने वाले हो, त्यागने वाले हो? जिसपे सीजन आगे से कहता है कि जो भी लोग मरे थे उनके मुकाबले में उसकी डेथ यहाँ पे परफेक्ट एंडिंग रहेगी। जिसके बाद वो इनहाइलेशन को एक्टिवेट करता है और दरिंदे के साथ में खुद की बॉडी को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही में स्टैचू को भी। और इनहाइलेशन की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे। जिसके बाद वही घंघोर अंधेरा। वहीं पे सीजन को बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी सामान्य नीचे गिरने की। सीजन आगे से कहता है कि मरा नहीं क्या मैं भाई, मेरी कहानी तो खत्म हो जानी चाहिए थी, खत्म है भैया। लेकिन उस टाइम पे सीजन को हेल्प की आवाज सुनाई देती है और उसे ये आवाज जानी पहचानी सी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद वो साइड में देखता है तो वो अपनी पास्ट लाइफ को देखता है जहाँ पे वो नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था अपने पेरेंट्स के साथ में, जहाँ पे सीजन मलबे के नीचे दब के मारा जाता है पेरेंट्स के साथ में और तभी उसकी सोल यहाँ से बाहर निकलती है और उड़ते हुए लाइफ साइकिल गेट की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो गेट खुलता है और वहाँ पे एक स्पेशल डेटी था, अब ये डेटी ही बोले जाएंगे, इनका कोई नाम नहीं दिखाया गया, जो कि सीजन की सोल को कंट्रोल करता है और उसे यहाँ पे किसी दूसरी जगह पे भेज देता है, जो कि उड़ते हुए डिवाइन कॉन्टिनेंट पे ही जा रही थी, जहाँ पे पहले चैप्टर के अंदर सीजन का जन्म हुआ था जुआंग फैमिली के अंदर। जिसके बाद सीजन देखता है कि उसकी मदर यहाँ पे पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी तो वो उनका पहला बच्चा था। अगर तुम लोगों को याद हो तो सीजन 13वां बच्चा था, क्योंकि उससे पहले जितने भी बच्चे हो रहे थे वो यहाँ पे जिंदा नहीं थे, किसी अननोन रीजन की वजह से वो मर जा रहे थे। और तब जाके सीजन को पता चलता है कि पहला बच्चा भी वही था,
लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा कोई डेटी आता है जो कि सीसन से पता नहीं क्या दुश्मनी रखता था। वो नीचे मुड़ के सीसन की तरफ देखता है और उसी टाइम पे यहाँ पे सीसन का पहला जन्म खत्म हो जाता है, वो मारा जाता है। और तब जाके सीसन को समझ में आ जाता है कि पहले से लेके 12 बच्चे उसी के ही रिकार्नेशन थे, लेकिन किसी डेटी की वजह से वो यहाँ पे हर बार रिकार्नेशन को फेल कर दे रहा था। वो जैसे ही पैदा होते मारे जाते, लेकिन अब सीसन कुछ भी नहीं कर सकता है, वो पहले ही मारा जा चुका है। उसकी अभी की जो बॉडी होगी उसके सिर्फ कुछ रिमेंट्स ही बाकी होंगे कॉन्शियसनेस के, और उन्हीं में से एक रिमेंट को हम लोग उसी डेटी के पास में देखते हैं जो कि यहाँ पे सीसन को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर रहा था। खैर उस डेटी ने अपना पूरा दम लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो सीसन के पास एक खून की बूंद को ही बचा पाया था। लेकिन उसके जैसे डेटी के पास में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो बिना सोल के एक ब्लड से यहाँ पे कोई भी रीबर्थ या फिर रिकार्नेशन करा सके। लेकिन उसी टाइम में वो डेटी खाता है, भाई तुम अस्थमा का इलाज कराओ यार अपना, जब से दिखा उतनी बार खांसे जा रहे हो, मुझे खांसी हो गई तुम्हें देख के। खैर डेटी हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे टाइमलाइन के साथ उंगली की है, जो डीजे वाली गेम खेले इसने सीसन को इधर से उधर टेलीपोर्ट करते हुए, उस वजह से इसके ऊपर यहाँ पे हेवनली डाउ का कई सारे ब्लैक फ्लैश पड़े हैं और इसी वजह से इसका समय खत्म होते जा रहा है। तभी हम लोग अचानक से सीसन का सिस्टम देखते हैं और ये पहली बार खुशखबरी लेके आता है सीसन के लिए। ये सीसन को बताता है कि उसका मेन स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक रिजरेक्शन कॉइन दिया जाता है, बेसिकली पुनर्जन्म का सिक्का, जिसको देख के सीसन बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी उस ब्लड के अंदर से यहाँ पे सीसन बाहर निकलता है, रिजरेक्ट हो जाता है। सीसन आगे से कहता है माँ मैं तो जिंदा रे। वो डेटी उससे पूछता है ये कैसे किया, एक दो सिक्के हो तो मुझे भी दो, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, मेरी भी टिकट बहुत ही जल्द कटने वाली है। लेकिन तभी इस डेटी को अचानक से एक झटका लगता है। तुम लोगों को पता होगा कि ये डेटी एक क्रैक के बारे में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये साला यहाँ पे पता नहीं कब से पड़ा हुआ है और डीमन क्लैन की वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है। तभी वो क्रैक बोलना शुरू करता है और वो सीसन से कहता है कि वो तुम थे जिसने मेरी सारी कैलकुलेशन के ऊपर पानी फेर दिया, तुम हम में से ही एक हो। सीसन उस क्रैक से कहता है कि तुम अभी तक गायब क्यों नहीं हुए भैया, तुम्हें तो कब का गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन गायब ना भी हो लेकिन तब भी तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है कि तुम दोबारा यहाँ पे हमला कर सको। जिसपे वो क्रैक सीसन से एक ऐसी बात कहता है जिसको सुन के सीसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेरी भी। वो सीसन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ एक ही बंदे हो जिसके पास यहाँ पे सिस्टम है और वो सिस्टम के साथ अवेकन हुआ है, और वो सालों पहले मैंने ये डिवाइन कॉन्टिनेंट डोमेन छोड़ा था दूसरे अवेकन्स को डिओवर करने के लिए, बेसिकली दूसरे ऐसे बंदे जिनके पास सिस्टम हो सीसन के तरीके। जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पे ऐसे कई सारे कॉन्टिनेंट जो आसपास में ही रहते हैं, बस एक दूसरे के डोमेन में उंगल नहीं करते, और इसने अभी तक यहाँ पे कई सारे अवेकन वंस को डिओवर किया है। लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि हजारों अरबों सालों बाद कोई आखिरी अवेकन बचा होगा तो वो सबसे शुरुआती वाली पॉइंट पे होगा जिसको यहाँ पे इस क्रैक ने छोड़ा था। ये सीसन से कह के जाता है अगर मैं यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम के जरिए अटैक नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं अगली बार ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा और डोमेन बैरियर तोड़ के इन्वेड करूंगा। मुझे सिर्फ 1000 साल चाहिए और कुछ भी नहीं, जिसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आग मूतना किसे कहते हैं। सीसन उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे 1-2 हजार इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं पर्सनली तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारे ऊपर आग मूत के दिखाऊंगा। जिसके बाद ये अपने मानवा की नाम की लाइन बोलता है, ये कहते हुए कि अपनी मसल्स की ताकत से मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड के ऊपर राज करूंगा।